हेलो दोस्तों, पीडब्ल्यू ओनली आईएएस के इस यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत है। और आज हम लोग एनसीईआरटी की क्लास 12 का चैप्टर मानव स्वास्थ्य तथा रोग देखने जा रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसकी जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो हम लोग डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ने से पहले ये मेरे टेलीग्राम का क्यूआर कोड है। इस टेलीग्राम के क्यूआर कोड को आप स्कैन करके मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं और साथ ही साथ इसके डिस्कशन ग्रुप से जुड़ सकते हैं। तो अब हम लोग बात करेंगे इस चैप्टर का नाम जैसे आपको पहले भी पता है कि मानव स्वास्थ्य तथा रोग है, यानी आज हम लोग मानव स्वास्थ्य तथा रोगों के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, तो देखिए साहब, पहले जो एक जमाना हुआ करता था जिसमें यह माना जाता था कि हमारे शरीर के अंदर कुछ ऐसे तत्व पाए जाते हैं जिनकी अधिकता या उनकी कमी की वजह से हमें बहुत सारे रोग होते हैं, ऐसा माना जाता था। जब विज्ञान का जमाना नहीं था, जब विज्ञान के बारे में बातें नहीं होती थी, मेडिकल साइंस इतनी ज्यादा डेवलप नहीं थी, तो ऐसे समय पर यह बातें मानी जाती थी कि शरीर में कुछ ऐसे शरीर कुछ तत्वों से मिलकर बना है और ये जो तत्व हैं जब बढ़ते और घटते रहते हैं किसी ना किसी कारण की वजह से, तो जब इनमें बढ़त होती है इन तत्वों में या इनमें घटत होती है तो उसकी वजह से हमारे शरीर में रोग होते हैं। तो उसी के हिसाब से उस रोगों का इलाज किया जाता था। लेकिन जैसे जैसे वैज्ञानिक युग आगे बढ़ा तो ये बात पता चली कि हर एक रोग का एक कारण होता है और उस रोग का कारण होता है उसके बहुत सारे कॉजेज होते हैं, और फिर उसके बाद उस कॉजेज को अगर हम दूर कर दें, उस कारणों को अगर हम दूर कर दें तो हम रोग मुक्त हो सकते हैं। तो फिर मेडिकल साइंस धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी, रोगों का पता चलने लगा, रोगों के कारकों का पता लगाया जाने लगा और उन कारकों को दूर करने की अलग अलग युक्तियां अपनाई जाने लगी। तो एनसीईआरटी का ये जो चैप्टर है वो इसी तरीके से स्टार्ट होता है, इसी तरीके से डिस्कशन स्टार्ट होता है, जिसमें इन्होंने बताया कि एक लंबे समय तक स्वास्थ्य को शरीर और मन की ऐसी स्थिति माना गया जिसमें देह के कुछ तरलों का संतुलन बना रहता था। प्राचीन यूनानवासी जैसे कि हिप्पोक्रेटिस और चिकित्सा का भारतीय आयुर्वेद तंत्र भी यही दावा करते थे। ऐसा माना जाता था कि काले पित्त ब्लैक बाइल वाले व्यक्ति गर्म व्यक्तित्व वाले होते हैं और उन्हें बुखार होता है। इस प्रकार के निष्कर्ष का कारण मात्र विमर्शी विचारधारा था, मतलब कोई साइंटिफिक धारा नहीं था, बस ये था डिस्कशन में लोग सोचते थे कि ऐसा होता होगा, बाइल जूस अगर ज्यादा हो जाता होगा तो इंसान जो है गर्म प्रवृत्ति का हो जाता है और वो बीमारियां उसके शरीर के अंदर उत्पन्न होती हैं, उसको बुखार हो जाता है। लेकिन बाद में विलियम हार्वे जैसे वैज्ञानिकों ने इस सब चीजों को गलत साबित किया और विज्ञान की मेडिकल साइंस की नई युक्तियां डेवलप की, जिसमें हर एक रोग के बारे में पता किया जाने लगा और साथ ही साथ हर रोगों के इलाजों को ढूंढा जाना शुरू हुआ। अब बात होती है कि भाई जैसे स्वास्थ्य की बात होती है तो स्वस्थ किसे कहते हैं? देखिए, स्वस्थ सिर्फ यही नहीं होता कि हमारे शरीर ही स्वस्थ हो, बल्कि हमारा जो शरीर है, शारीरिक जो स्वास्थ्य है वही ना सो, हम फिजियोलॉजिकली सही ना रहे, बल्कि हम मानसिक रूप से भी अगर सही हैं, मानसिक रूप से भी हमें कोई समस्या नहीं है या शारीरिक रूप से हमारे शरीर में कोई समस्या नहीं है, हम जिस वातावरण में रह रहे हैं वहां पर कोई ऐसी दिक्कत नहीं है जो हमें अफेक्ट कर रही है, तो तभी हम पूरी तरीके से स्वस्थ माने जाते हैं। तो असल स्वस्थ होना या स्वास्थ्य का सही होना तभी हो सकता है जब हम शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और सामाजिक रूप से सभी तरीके से हम बेहतर फील करें, बेहतर स्थिति में रहें, तभी हम अपने आप को स्वस्थ मान सकते हैं। ठीक है, मान सकते हैं। तो वही सब चीजें यहां पर इस सब चीजों के बारे में बताया गया है। ठीक है, बताया गया। अब बात यह होती है कि बहुत सारे स्वास्थ्य, निसंदेह स्वास्थ्य निम्नलिखित बातों से प्रभावित होता है, यानी जो स्वास्थ्य हमारा होता है वो बहुत सारी चीजों से प्रभावित होता है, जैसे अनुवांशिक विकार, जेनेटिक डिसऑर्डर। बहुत सारे ऐसे रोग हमारे शरीर के अंदर होते हैं जो हमारे जेनेटिक्स से होते हैं। जेनेटिक्स का मतलब ये हो जाता है कि हमारे पूर्वजों के अंदर वो रोग थे और वो पूर्वज अपने क्रोमोसोम को, अपने गुणसूत्रों को उन्होंने हमें दिया, क्योंकि उनके अंदर ये रोग थे तो उन्हीं के गुणसूत्रों से, क्योंकि हमारे गुणसूत्रों का भी निर्माण हुआ है तो इसी वजह से वो रोग हमारे शरीर के अंदर भी आ गए। तो ऐसे रोग जो कि अनुवांशिक यानी पूर्वजों से दूसरी पीढ़ियों में जाते हैं, ऐसे रोगों को अनुवांशिक विकार या जेनेटिक डिसऑर्डर के नाम से जानते हैं। दूसरा क्या बताया गया कि संक्रमण से होने वाले रोग, संक्रमण से होने वाले रोग जो है अनुवांशिक तो नहीं होते हैं, लेकिन संक्रमण से होने वाले रोगों का मतलब ये आप समझ लीजिए कि वो रोग कहलाते हैं, इन्फेक्शन से होने वाले रोग वो कहलाते हैं, जैसे किसी बैक्टीरिया से कोई आप जा रहे हैं और आपने कोई दूषित पानी पी लिया या दूषित हवा जो है आपने दूषित हवा में सांस ले ली, तो ऐसी कंडीशन में वायरस, बैक्टीरिया, फंगस, इस तरीके के जो कह सकते हैं जीव होते हैं हमारे शरीर के अंदर पहुंच जाते हैं और हमारे शरीर
शरीर में बीमारियां फैलाते हैं। तो इस तरीके का जो रोग होते हैं उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, संक्रमण वाली बीमारियां बोलते हैं। तो एक बीमारी हो गई अनुवांशिक रोग जो कि हमारे पूर्वजों से हमें मिलती है, और दूसरी हो गई जो कि हम लोग एक्वायर्ड करते हैं अपनी हवा से, पानी से, खाने से। हम उन बीमारियों को, उन इंफेक्शंस को लेते हैं और हमारे शरीर में वो बीमारियों से हम ग्रसित हो जाते हैं। ठीक है, तो ये दो तरीके की होती हैं। तीसरी जो इन्होंने बताई है कि हमारी जीवन शैली, ठीक है, हमारी जीवन शैली जिसमें जो खाना हम खाते हैं और पानी हम पीते हैं, जो विश्राम हम शरीर को देते हैं और जो व्यायाम हम करते हैं। ठीक है, तो मतलब एक बीमारी ऐसी भी होती है, पहली तो आपने जेनेटिक डिसीज देख ली, दूसरी आपने देख ली कि इन्फेक्शन से होने वाली डिसीजेस देख ली, और तीसरी डिसीजेस होती हैं जो हमारी जीवन शैली पर निर्भर करती हैं। जीवन शैली पर निर्भर करने का मतलब हमारा खाना पीना, रहना उठना, हम किस समाज में रह रहे हैं, किस पर्यावरण में रह रहे हैं, वो सब चीजें हमारे शरीर को अफेक्ट करती हैं और हमारे स्वास्थ्य को बुरा बनाती हैं। तो ऐसी बीमारियां जो हमारी जीवन शैली पर निर्भर करती हैं उन्हें हम जीवन शैली यानी लाइफ स्टाइल डिसीजेस के नाम से जानते हैं। जैसे आज अब तक आप लोगों ने सुना होगा कि बहुत सारे लोग चिप्स खा रहे हैं, फास्ट फूड खा रहे हैं, ठीक है, फास्ट फूड खा रहे हैं, उसकी वजह से उनकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल बढ़ा तो हार्ट डिसीजेस बढ़ी उनके शरीर के अंदर। तो जो हृदय की बीमारियां हो रही हैं वो या डायबिटीज हो रही है, वो एक तरीके की लाइफ स्टाइल डिसीज कहलाएगी। ठीक है, यानी कि जीवन की शैली पर निर्भर होने वाली बीमारियां कहलाती हैं। अब वही बात यहां पर बताई गई कि जो स्वास्थ्य का शब्द है उसका प्रयोग धड़ल्ले से करते हैं। इसकी क्या परिभाषा है? तो स्वास्थ्य का अर्थ मात्र रोग की अनुपस्थिति अथवा शारीरिक स्वस्थता नहीं है, इसे पूर्ण रूप से शारीरिक, मानसिक और सामाजिक स्वास्थ्य के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। जब लोग स्वस्थ होते हैं तो वे काम में अधिक सक्षम होते हैं, इससे उत्पादकता बढ़ती है और आर्थिक संपन्नता आती है। स्वास्थ्य से लोगों का आयु काल बढ़ता है और शिशु तथा मातृ मृत्यु दर में कमी आती है। मतलब वही बात मैंने जो पहले आपको बताई कि स्वास्थ्य का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि हम शारीरिक रूप से स्वस्थ हों, शारीरिक रूप से हमारे शरीर में कोई बीमारियां ना हो, बल्कि हम मानसिक रूप से भी स्वस्थ हों, साथ ही साथ अपने सामाजिक जो आसपास हमारा एनवायरनमेंट हो वो भी इस तरीके से हो कि हमारे शरीर को या हमें मानसिक रूप से परेशान ना करे। ठीक है, तो हम वो स्वस्थ कहलाते हैं। ठीक है, तो अगर अच्छा स्वास्थ्य बनाए रखना है तो क्या करना चाहिए? संतुलित आहार लेना चाहिए, ये आपको पता ही है। व्यक्तिगत स्वच्छता रखना चाहिए, यानी कि हम स्वच्छ रहें, अच्छा खाना खाएं, नियमित व्यायाम करना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से संतुलित आहार लेकर, व्यक्तिगत स्वच्छता रखकर, नियमित व्यायाम करके हम पूरी तरीके से अपने आप को स्वस्थ बना के रख सकते हैं। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पाने के लिए अति प्राचीन काल से योग का अभ्यास किया जा रहा है। आजकल काफी इस पर चर्चा चल रही है योग के बारे में। तो अगर अपने आप को मानसिक रूप से स्वस्थ रखना चाहते हैं तो उसका एक बहुत, शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से दोनों से स्वस्थ रखना चाहते हैं तो आजकल योग का बड़ा उपयोग किया जा रहा है। योग कीजिए, प्राचीन काल से भारतीय संस्कृति में योग का बड़ा महत्व रहा है। अगर योग को हम लोग अपनाते हैं तो योग करके अपने मानसिक स्वास्थ्य को और शारीरिक स्वास्थ्य को बेहतर कर सकते हैं। ठीक है, कर सकते हैं। तो ये सारी बातें यहां पर लिखी हुई हैं। रोग तथा और शरीर के विभिन्न प्रकारों पर उनके प्रभाव के बारे में जागरूकता, संक्रामक रोगों के प्रति टीकाकरण, अपशिष्टों का समुचित निपटान, रोग वाहकों वेक्टर्स का नियंत्रण एवं खाने और पानी की संसाधनों का स्वच्छ रखरखाव अच्छे स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। ये सब बातें पहले भी हम लोग बात कर चुके और ये बातें आपको पता भी हैं। ठीक है, अब बात यहां पर आ जाता है कि दो तरीके के, मोटे तौर पर दो तरीके के रोग मांगे जाते हैं। ठीक है, दो तरीके के, वैसे तो रोगों के कई प्रकार हो सकते हैं जो मैंने आपको यहां पर डिस्कस किया, लेकिन बेसिकली जो जिसे हम लोग रोग बोलते हैं, जैसे पहला तो हो गया जेनेटिक डिसीज हो गया, दूसरा हम लोगों ने बात करी कि इंफेक्शियस डिसीज की बात करी, संक्रामक रोगों की बात करी, और अगर तीसरी की हम लोग बात करें तो हम लोगों ने लाइफ स्टाइल डिसीजेस के बारे में यहां पे पढ़ा था। लेकिन अगर बात यहां पर यह हो जाती है कि अगर रोग को, बेसिकली रोग को जैसे हम लोग सामान्य भाषा में बात करते हैं, तो अगर रोग को हम दो तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, दो तरीके से या दो भागों में बांट सकते हैं। एक रोग ऐसा होता है जो संक्रामक होता है, दूसरा रोग कौन सा होता है? असंक्रामक। अब देखिए इस डेफिनेशन में भी दोनों चीजें आ जाती हैं। संक्रामक रोग का मतलब कि यह ऐसा रोग जो कि एक से दूसरे में फैलता है। ठीक है, एक से दूसरे में फैलता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? संक्रामक रोग बोलते हैं। ठीक है, जैसे ट्यूबरक्लोसिस हो गई, यानी कि तपेदिक हो गई, वो एक से दूसरे में, यानी एक इंसान को इंफेक्शन हुआ है और अगर वो किसी दूसरे इंसान के संपर्क में आता है तो उसको भी ट्यूबरक्लोसिस फैला सकता है, उस दूसरे को भी ट्यूबरक्लोसिस बीमारी फैला सकता है। तो ऐसे रोग संक्रामक रोग कहलाएंगे। लेकिन उसी जगह पर किसी को मान लीजिए डायबिटीज हो गई है, डायबिटीज एक लाइफ स्टाइल डिसीज है। ठीक है, अगर उसको
कैटेगराइज करें तो लाइफस्टाइल डिसीज है, हाइपरटेंशन है, हाइपरटेंशन लाइफस्टाइल डिसीज है, ठीक है। उसके शरीर में हार्ट की डिसीजेस हैं, वो लाइफस्टाइल डिसीजेस हैं, ठीक है, वो उसके खाने पीने की वजह से हुई है। लेकिन ये रोग जो होगा वो संक्रामक नहीं होगा, यानी किसी को हार्ट डिसीज है, डायबिटीज है, तो वो दूसरे के अंदर इसको ट्रांसफर डायरेक्टली नहीं कर सकता। तो ऐसे रोग क्या कहलाते हैं? असंक्रामक समूहों में रखे जाते हैं। तो वही चीज कहा गया कि रोगों को मोटे तौर पर संक्रामक और असंक्रामक समूहों में बांटा जा सकता है। जो रोग एक व्यक्ति से दूसरे में आसानी से संचारित हो जाते हैं उन्हें संक्रामक रोग कहते हैं। संक्रामक रोग बहुत आम है और हम सब में कभी ना कभी इसके शिकार हुए हैं। कुछ संक्रामक रोग जैसे कि एड्स घातक होते हैं। असंक्रामक रोगों में कैंसर मृत्यु का एक बहुत बड़ा कारण है। नशीले पदार्थों और अल्कोहल का कुप्रभाव भी हमारे स्वास्थ्य के प्रति देखा जाता है। तो दो तरीके की बातें करी गई। मतलब हमारे शरीर में जो हमारी बीमारियों यानी बीमारियां फैलाने या हमें रोग देने का काम करते हैं, उसमें आपको शुरुआत में बताया गया कि भाई जेनेटिक है। दूसरा जो है बताया गया कि आपका संक्रामक रोग है। तीसरे जो बताया गया वो जीवन शैली वाले रोग हैं। अब अगर रोगों को संक्रामक और असंक्रामक में बात करेंगे तो जैसे कि जो इन्फेक्शन से रोग होते हैं वो संक्रामक होते हैं, चाहे वो वायरल इन्फेक्शन से हो, चाहे वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन से हो। और दूसरे जो है असंक्रामक रोगों की कैटेगरी में वो आते हैं जैसे कि लाइफस्टाइल डिसीज जो होती हैं या जेनेटिक डिसीज होती हैं, वो संक्रामक नहीं होती हैं, एक से दूसरे में एक दूसरे को छूने से या उनको टच करने से नहीं फैलती हैं, तो असंक्रामक। तो इसका मतलब अगर हम उसको जो हमने पहले पढ़ा अगर उसको क्लासिफाई कर लें तो जैसे लाइफस्टाइल डिसीज है जो हमारी जीवन शैली पर निर्भर करती है या अनुवांशिक जो रोग होते हैं वो असंक्रामक के अंदर आ जाएंगे, और जो हमारे बैक्टीरिया वायरस फंगस से होते हैं वो संक्रामक की कैटेगरी के अंदर आ जाएंगे। तो होप कि यह बात आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब मानव के अंदर आपकी इस एनसीईआरटी में मानव के अंदर जो सामान्य रोग हैं उनके क्या कारण हैं, किस तरीके से वो फैलते हैं, तो उसके बारे में आपकी इस एनसीईआरटी में दिया गया है। और इस एनसीईआरटी में मैं उनको लाइन टू लाइन आपके लोगों को बताता चलता हूं जिससे कि आप आसानी से उसे समझ जाएंगे और साथ ही साथ वो आपके एग्जामिनेशन के काम भी आ जाएगी। ठीक है, तो अब इन्होंने कहा है कि जो रोग सामान्य रोग की बात की गई है कि मानव में जो सामान्य रोग फैलते हैं उसमें जैसे जीवाणु से होने वाले रोग यानी जीवाणु बैक्टीरिया से होने वाले रोग होते हैं, विषाणु यानी वायरस से होने वाले रोग होते हैं, कवक यानी फंगस से होने वाले रोग होते हैं, प्रोटोजोअन एक कोशिकीय जीव होते हैं प्रोटोजोअन, उनसे भी रोग होते हैं, कुछ कीड़े होते हैं, ठीक है, कृमि जिसे बोलते हैं हेलमिंथीज, उनसे भी रोग हमारे अंदर शामिल होते हैं। तो मनुष्य में जो रोग पैदा होते हैं वो जीवाणु, विषाणु, कवक, प्रोटोजोअन और कृमि से फैलते हैं। ठीक है, तो ऐसे जो कारक होते हैं चाहे वो बैक्टीरिया हो, चाहे विषाणु हो, चाहे वो कवक हो, चाहे वो प्रोटोजोअन हो, जो रोग का कारण बनते हैं उन्हें रोग जनक कहते हैं। तो यह बात याद रखिएगा कि जो रोगों को फैलाते हैं, ऐसे जीव जो कि रोगों को फैलाते हैं उन्हें रोगजनक पैथोजन कहते हैं। क्या बोलते हैं? रोगजनक या पैथोजन कहा जाता है। ठीक है, इसलिए ठीक है मतलब कहलाते हैं। अब सीधी सी बात है, बहुत सारे ऐसे रोगजनक होते हैं जो दूसरे जीवों पर निर्भर करते हैं, उन्हीं से खाना पीना लेते हैं और बदले में उनको रोग कहते हैं। तो एक बात याद रखिएगा, चाहे कोई जीवाणु हो चाहे कोई विषाणु हो, जब किसी जीव पर रहता है और उससे खाना प्राप्त करता है, उसे भोजन प्राप्त करता है और बदले में उसे बीमारियां देता है, तो उन्हें परजीवी कहा जाता है, पैरासाइट कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों? पैरासाइट कहा जाता है। तो परजीवी भी क्या है? एक प्रकार का रोगजनक है। ठीक है, रोगजनक है और वो क्या करता है? बीमारियां फैलाता है। तो किसी पर खाने पर निर्भर होना और फिर उसको बदले में बीमारियां देना, वो क्या किसका काम होता है? परजीवी का काम होता है। और साथ ही साथ जिनके शरीर में ये परजीवी रहते हैं उन्हें परपोषी या होस्ट के नाम से जानते हैं। ठीक है, उनके ऊपर रहकर क्षति या हानि पहुंचाते रहते हैं। ठीक है, अब यहां पर बात हो रही है कि रोग जनकों के लिए आवश्यक है कि वे परपोषी के भीतरी वातावरण के अनुसार अपने को अनुकूलित कर लें। उदाहरण के लिए जो रोग जनक, मतलब सीधी सी बात है, अगर आपकी बॉडी में कोई भी बैक्टीरिया या वायरस आपको इन्फेक्ट करता है तो जो होस्ट होगा यानी जिसके अंदर यह बीमारी फैलेगी, ठीक है, उसके साथ जो आपका परजीवी होगा वो आपकी बॉडी के साथ अकोमोडेट कर ले, मैनेज कर ले। मतलब ये ना हो कि पता लगा हमारी बॉडी के अंदर जाए तो हमारी बॉडी के जो स्टमक है, हमारा जो बॉडी का जो आमाशय है, उससे जो एसीएल यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि एसिड या अम्ल निकलता है, उसके संपर्क में आने से वो जल जाए, खराब हो जाए। तो अक्सर जो पैरासाइट्स होते हैं, जो परजीवी होते हैं, वो होस्ट की बॉडी में होस्ट में बॉडी में पहुंचते हैं तो इस तरीके से अपने आप को बचा ले जाते हैं, इस तरीके से सर्वाइव कर ले जाते हैं कि होस्ट की बॉडी उनको किसी भी प्रकार का नुकसान ना पहुंचाए। तभी तो वो उसके अंदर आराम से पहुंचेंगे और आराम से बीमारियां फैलाएंगे। तो
उनको जो परजीवी होते हैं वो अपने आप को अकोमोडेट कर लेते हैं बॉडी के पीएच के साथ, बॉडी के केमिकल्स के साथ, बॉडी की फिजियोलॉजी के साथ। ठीक है, अब यहां पे कुछ रोगों के बारे में यहां पर बताया गया, जैसे कि इन्होंने एक रोग बताया है टाइफाइड का। अब देखिए बच्चों, ये नोट करते चलिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइफाइड की बात की गई है तो किससे होता है? ये एक प्रकार के बैक्टीरिया से होता है, एक जीवाणु से होता है। नाम क्या है? साल्मोनेला टाइफी नाम का बैक्टीरिया है। ठीक है, ये रोग कैसे फैलता है? ये संदूषित यानी दूषित कॉन्टेमिनेटेड भोजन से फैलता है और पानी से फैलता है। तो याद रखिएगा कि ये जो टाइफाइड रोग है किससे फैलता है बच्चों? संदूषित कंटेमिनेटेड भोजन और पानी से फैलता है। कौन सा बैक्टीरिया फैलाता है? साल्मोनेला टाइफी नाम का बैक्टीरिया फैलाता है। टाइफाइड की हम लोग बात कर रहे हैं, आजकल बहुत सारे लोगों में देखा जाता है। ठीक है, द्वारा छोटी आंत में। अच्छा, ये किसको प्रभावित करता है? ये छोटी आंत को प्रभावित करता है। ये बीमारी किसको प्रभावित करती है? छोटी आंत को प्रभावित करती है और फिर उसके बाद अन्य अंगों में पहुंच जाती है, अन्य अंगों में पहुंच जाती है। इस रोग के लक्षण क्या होते हैं? लक्षण ये होते हैं कि उच्च ज्वर होता है, बहुत तेज से बुखार आता है, कमजोरी होती है, आमाशय में पीड़ा होती है, कब्ज होती है, सिर दर्द होता है, भूख नहीं लगती है। ये सब इसके लक्षण हैं। ये सब बिल्कुल लाइन टू लाइन याद करते चलिएगा। गंभीर मामलों में क्या किया जाता है बच्चों? आंत में छेद हो जाता है। मतलब अगर ये बीमारी आपको हुई, ये टाइफाइड हुआ, तो जो गंभीर मामले होते हैं उसमें क्या हो जाता है कि गंभीर मामलों में आंतों में छेद तक हो जाता है। ठीक है, इसके लिए टाइफाइड का पता कैसे करते हैं बच्चों? तो टाइफाइड का जो पता किया जाता है वो एक टेस्ट के द्वारा किया जाता है, जिसे विडॉल टेस्ट कहते हैं या विडॉल परीक्षण के नाम से जाना जाता है। विडॉल परीक्षण के नाम से जाना जाता है, विडॉल टेस्ट के नाम से जाना जाता है। तो आपको टाइफाइड के बारे में पता हो गया कि टाइफाइड जो है एक बैक्टीरिया साल्मोनेला टाइफी से होता है। ये दूषित भोजन, पानी और में से फैलता है, छोटी आंत में घुस जाता है और फिर रक्त के द्वारा पूरे शरीर में पहुंच जाता है। इसके लक्षण क्या होते हैं? बहुत तेजी से बुखार आता है, कमजोरी होती है, पेट में दर्द होता है, कब्ज होती है, सर दर्द होता है, भूख नहीं लगती है और साथ ही साथ बहुत ही एक्सट्रीम कंडीशन में क्या हो जाता है? आंतों में छेद हो जाता है। तो यह पूरी बात थी साल्मोनेला टाइफी के बारे में या टाइफाइड बीमारी के बारे में। इसके बाद इन्होंने बात करी है किसके बारे में, किस बीमारी के बारे में? इन्होंने बात करी है न्यूमोनिया के बारे में। ठीक है, तो न्यूमोनिया किससे होता है मेरे बच्चों? न्यूमोनिया भी एक जीवाणु से होता है। इस जीवाणु का नाम क्या है? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी। क्या जीवाणु का नाम है? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी। या फिर दूसरा होता है और साथ ही साथ ये सारी चीजें, तो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी जैसे जीवाणु मानव में निमोनिया रोग के लिए उत्तरदायी हैं। तो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी नाम का बैक्टीरिया और साथ ही साथ हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी नाम का जो बैक्टीरिया है वो क्या फैलाता है? न्यूमोनिया फैलाता है। न्यूमोनिया किस अंग को प्रभावित करता है? तो ये फुफ्फुस यानी हमारे लंग्स को प्रभावित करता है। याद रखिएगा, ये हमारे लंग्स को, हमारे फेफड़ों को प्रभावित करता है। ठीक है, और इससे होता क्या है? जो हमारे लंग्स होते हैं, जो फेफड़े होते हैं मेरे बच्चों, उसमें तरल भर जाता है, पानी भर जाता है। और अगर जब तरल भर जाता है तो तरल भर जाने की वजह से क्या होता है? हमारे फेफड़ों में होना क्या चाहिए? हवा होनी चाहिए। हवा की जगह पर जब तरल भर जाएगा तो ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, यानी कि गैस की कमी हो जाएगी। फेफड़ों में होना क्या चाहिए? गैस होनी चाहिए, ऑक्सीजन होनी चाहिए। अब ऑक्सीजन की जगह पर पानी भर गया तो ऑक्सीजन की कमी हो गई शरीर में, और जब ऑक्सीजन की कमी हो गई तो फेफड़े जो है वो ऑक्सीजन की कमी की वजह से धीरे धीरे बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। फेफड़ों में पहले ऑक्सीजन की कमी होगी, फिर ऑक्सीजन जो है इन्हीं फेफड़ों से हमारे शरीर में जाती है, हमारे शरीर में भी फेफड़ों की ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी और फिर शरीर की कोशिकाएं क्या होने लगेंगी? मृत होने लगेंगी और इसकी वजह से जान तक चली जाती है। आगे बात समझ में? तो वायु कोष्ठों में तरल भर जाता है, जिसके कारण सांस लेने में गंभीर समस्याएं पैदा हो जाती हैं। बहुत तेज बुखार होता है, ठिठुरन होती है, खांसी आती है, सर दर्द होता है और ये सब जो है निमोनिया के लक्षण है। गंभीर मामलों में होंठ और आंत की उंगलियों में का नीला पड़ जाना होता है। ठीक है, और इस तरीके से सारी चीजें होती हैं। अब एक इंसान से दूसरे इंसान, ये संक्रामक रोग है और एक इंसान से दूसरे इंसान में ये फैलता है। कैसे? जो इंसान बीमार होता है जब वो छींकता है या उसके नाक से नाक बहती है तो उसके छींकने से, उसके नाक से जो ड्रॉपलेट्स निकलती हैं तो इसके अंदर वो बैक्टीरिया मौजूद होते हैं और ये हवा के द्वारा या पानी के द्वारा जो है वो कहां पे पहुंच जाते हैं? एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर में पहुंच जाते हैं और फिर अगर इसका इम्यून सिस्टम जो है कमजोर होता है तो इसको भी ये बीमार कर देते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि ये जो आपका न्यूमोनिया है ये छोड़े गए बिंदु को ड्रॉपलेट्स के द्वारा एक शरीर से दूसरे शरीर में पहुंचता है और दूसरे शरीर में पहुंचता है। तो ये बात आपको समझ में आ गई। ठीक है, तो होप कि आप लोगों को निमोनिया बिल्कुल क्लियर हो गया होगा।
अब मानव में होने वाले कुछ अन्य जीवाणुवी रोग यानी कि जीवाणु से होने वाले रोग और कौन कौन से हैं, तो इन्होंने क्या किया, इन्फ्लुएंजा के बारे में बताया, आपका जो है वो टाइफाइड के बारे में बताया। लेकिन इसके बाद और से कौन से रोग हैं जो बैक्टीरिया से होते हैं, तो अतिसार, पेचिस, डिसेंट्री, ठीक है, अतिसार, पेचिस या डिसेंट्री आपने सुना होगा, वो इसकी वजह से होता है। प्लेग रोग भी जो है जीवाणुओं की वजह से होता है। इसके अलावा डिप्थीरिया भी जो है जीवाणुओं से होने वाले रोग हैं जो यहां पे बताया गया है। अब यहां पर बात करी गई है विषाणुओं से होने वाले रोगों के बारे में। कुछ एग्जाम्पल इन्होंने विषाणुओं से होने वाले रोगों के बारे में दिया है। तो इसमें सबसे पहले जो सामान्य जुकाम होता है, जो हम लोगों को जनरल जो जुकाम हो जाता है, यह भी एक संक्रामक रोग होता है और यह वायरस से होता है। किस वायरस से होता है, यह नासा विषाणु यानी राइनो वायरस से होता है। तो याद रखिएगा जो सामान्य जुकाम होता है वो किससे होता है, आपके राइनो वायरस से होता है, ठीक है। और इसमें होता क्या है, नाक और श्वसन पथ को संक्रमित कर देता है और लेकिन ये फेफड़ों को संक्रमित नहीं करता है, ठीक है। सामान्य जुकाम जो होता है उसमें नासी संकुलता हो जाती है यानी नेजल कंजेशन हो जाता है, नाक बिल्कुल मतलब एक तरीके से भर सी जाती है और इसमें सांस लेने में तकलीफ होने लगती है, ठीक है। साथ ही साथ गले में दर्द होता है, साथ ही साथ जो है वो गले में बोलने में यानी कि गले में वैसे भी दर्द होता है और जब हम लोग बात करते हैं तो उसमें दर्द होता है, फटी आवाज हो जाती है, खांसी आती है, सर दर्द होता है, थकावट होती है। तो ये सब किसके लक्षण है, सामान्य जुकाम के लक्षण है, ठीक है। और इसको सही होने में 3 से 7 दिन का वक्त लगता है। खांसी, जो संक्रमित व्यक्ति होता है वो खांसी और छींकता है और ये जो छींक और खांसी निकलती है, इससे निकलने वाला जो खांसी हम खांसते हैं, मान लीजिए मुझे जुकाम हो गया और मैं जब खांस रहा हूं तो मेरे मुंह से जो हवा निकल रही है या जो है वो कह सकते हैं कि ड्रॉपलेट्स निकल रही हैं या नाक निकल रही है, इससे क्या होता है दूसरे लोग इन्फेक्टेड हो जाते हैं और उनको भी ये बीमारी हो जाती है। तो संक्रमित व्यक्ति की खांसी और छींकों से निकले बिंदु जब स्वस्थ व्यक्ति द्वारा सांस लेने पर अंदर जाते हैं अथवा पेन, किताबों, प्यालों, दरवाजों की मूठों, कंप्यूटरों की कीबोर्ड या माउस जैसी संदूषित हुई वस्तुओं के संपर्क में आते हैं तो उसे भी संक्रमण हो जाता है। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो विषाणु से जनित जो रोग होते हैं उनके बारे में यहां पर बताया गया है। अब कुछ रोग जो है जैसे कि प्रोटोजोआ से होते हैं, ठीक है। किससे होते हैं बच्चों, प्रोटोजोआ से होते हैं। तो प्रोटोजोआ से होने वाले रोगों में जो सबसे बड़ा रोग है जो दुनिया में बहुत ज्यादा लोगों की जान लेता है उसका नाम क्या है बच्चों, मलेरिया। मलेरिया जो रोग होता है वो प्लाज्मोडियम नाम के प्रोटोजोआ से होता है। किस प्रोटोजोआ से होता है, प्लाज्मोडियम नाम के प्रोटोजोआ से होता है। बहुत तरीके के प्लाज्मोडियम होते हैं। प्लाज्मोडियम जो प्रोटोजोआ होता है वो कई बहुत प्रकार के होते हैं, जैसे कि प्लाज्मोडियम वाइवैक्स होता है, प्लाज्मोडियम मेलिरियाई होता है, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम होता है। तो ये सब इस तरीके के प्लाज्मोडियम होते हैं यानी इस तरीके के प्रोटोजोआ जो है मच्छर में पाए जाते हैं। एक एनाफ्लीज, फीमेल एनाफ्लीज मॉस्किटो होती है यानी कि मादा एनाफ्लीज मच्छर जो होता है उसके शरीर में ये होते हैं और जब ये काटती है किसी स्वस्थ मनुष्य को तो उसके अंदर ये प्रोटोजोआ को छोड़ देती है और ये प्रोटोजोआ शरीर के अंदर पहुंचकर हमारी जो आरबीसीज होती हैं, रेड ब्लड सेल्स होती हैं, उनको डैमेज कर देते हैं, जिसकी वजह से बुखार आता है, कंपकपी छूटती है और बहुत ही गंभीर समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं, जिससे कभी कभी मौत तक हो जाती है। आई बात समझ में। लेकिन जो सबसे अब बहुत सारे प्रोटोजोआ हैं जिनकी वजह से होता है, जैसे प्लाज्मोडियम वाइवैक्स होता है, प्लाज्मोडियम मेलिरियाई होता है, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम होता है। लेकिन जो सबसे गंभीर, सबसे खतरनाक जो मलेरिया होता है वो होता है प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम से। तो याद रखिएगा प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम यानी कि वो प्रोटोजोआ होता है जो जिससे सबसे खतरनाक मलेरिया होता है, ठीक है। अब प्लाज्मोडियम के जीवन चक्र पर निगाह डालते हैं, लेकिन वो आपको निगाह डालने की जरूरत नहीं, वो आपकी जरूरत नहीं है। बस आपको जो बात मैंने बताई वही बात समझिए कि ये मादा एनाफ्लीज मॉस्किटो यानी मादा एनाफ्लीज जो मच्छर होती है वो मानवों को जब काटती है तो इस प्रोटोजोआ को उसके अंदर ट्रांसफर कर देती है, ठीक है, ट्रांसफर कर देती है। फिर ये किसको नष्ट करता है, मैंने आपको पहले भी बताया कि प्रारंभ में ये जो परजीवी होता है यानी ये जो प्लाज्मोडियम होता है ये यकृत यानी हमारे लिवर में पहुंचता है, ठीक है, लिवर में पहुंचता है और अपनी संख्या बढ़ाता है और फिर लाल रुधिर कणिकाओं पर आक्रमण करते हैं, जिससे लाल रक्त कणिकाएं फट जाती हैं। लाल रक्त कणिकाओं के फटने के साथ ही अविषालु टॉक्सिक पदार्थ हीमोजोइन, याद रखिएगा मेरे बच्चों कि जब ये जो प्रोटोजोआ पहले जब मच्छर काटता है तो मच्छर काटते ही ये हमारे ब्लड में शामिल हो जाता है, प्रोटोजोआ हमारे लिवर में पहुंचता है, लिवर में ये खूब सारी वृद्धि करता है और फिर हमारे ब्लड में पहुंचकर हमारी आरबीसी को तोड़ता है और एक विशेष प्रकार का टॉक्सिक, एक विशेष प्रकार का जहर निकालता है जिसे हीमोजोइन कहते हैं, ठीक है, हीमोजोइन कहते हैं। तो जब ये ब्लड के अंदर हीमोजोइन निकलता है, ये जो
जो टॉक्सिन निकलता है, ये जहर निकलता है, तो इसी की वजह से बच्चों ठिठुरन और प्रत्येक 3 से 4 दिन के अंतराल पर उच्च आवृत्ति के ज्वर यानी कि बुखार आते हैं। तो ये जो बुखार वाले लक्षण हमारे शरीर में आते हैं, जब मलेरिया किसी को होता है, ठिठुरन वाला बुखार होता है, सर्दी देकर बुखार आता है, तो वो किस केमिकल की वजह से होता है? वो हीमोजोइन टॉक्सिन की वजह से होता है। ठीक है, और ये किसकी वजह से बीमारी फैलती है? प्लाज्मोडियम की वजह से, प्लाज्मोडियम नाम के प्रोटोजोआ की वजह से ये बीमारी फैलती है, जिसको कैरी करने का काम मादा एनोफिलीज मॉस्किटो करती है। ठीक है, अब बात यहां पर आ गई है कि ये सारी की सारी चीजें आपको समझ में आ गई। अब बात होती है आगे की बात, तो अब और भी कोई ऐसा प्रोटोजोआ होता है जो कि बीमारियां फैलाता है? क्या सिर्फ एनाफिलीज जो प्लाज्मोडियम जो प्रोटोजोआ है सिर्फ वही बीमारियां फैलाता है, कि कोई और भी प्रोटोजोआ है जो कि बीमारियां फैलाता है? तो और प्रोटोजोआ की अगर बात की जाए तो एक प्रोटोजोआ होता है एंटमीबा हिस्टोलिटिका नाम का प्रोटोजोआ होता है। एंटमीबा हिस्टोलिटिका नाम का प्रोटोजोआ होता है जो हमारे शरीर के अंदर अमीबियासिस नाम की बीमारी फैला देता है। अमीबियासिस जो होता है वो एक तरीके की पेचिश होती है जिसे हम लोग अमीबी अतिसार के नाम से जानते हैं। पेचिश होती है जिसे अमीबी अतिसार के नाम से जानते हैं, यानी इसमें क्या होता है? लूज मोशन होता है। लूज मोशन के साथ साथ ब्लड निकलता है, खून निकलता है, और साथ ही साथ बहुत ज्यादा पेट में ऐंठन होती है, पेट में दर्द होता है। तो उसे हम लोग क्या नाम देते हैं? उसे अमीबी अतिसार कहते हैं, या इस बीमारी को अमीबियासिस कहते हैं। और ये किसकी वजह से होता है? एक प्रोटोजोआ की वजह से होता है। इस प्रोटोजोआ का नाम क्या है मेरे बच्चों? एंटमीबा हिस्टोलिटिका। नोट कर लीजिएगा इसको। ठीक है, अब इसमें क्या होता है? कब्ज होती है, पेट में दर्द होता है, ऐंठन होती है, सब मैंने आपको बता ही दिया। ठीक है, बता ही दिया। एक जगह से ये भी संक्रमण होता है। एक व्यक्ति जिसको पेचिश हुई है, जिसको ये अमीबिता हुई है, वो जब अपने मल को त्यागता है, तो ये मल जो है, अगर मान लीजिए कि ये खेतों में त्याग देता है, तो ये जो प्रोटोजोआ होता है ये खेतों में मौजूद होता है, और इसमें अगर कोई सब्जी तरकारी उगती है तो उसके अंदर से फिर ये क्या होता है कि ये सब्जी तरकारी जब स्वस्थ मनुष्य खाता है तो ये जो प्रोटोजोआ होता है वो वहां से इनमें शामिल हो जाता है, उसके खाने में पहुंच जाता है, और खाने से उसको भी ये बीमारी फैला सकता है। तो संक्रमित व्यक्ति के मल से खाद्य और खाद्य पदार्थों तक ले जाकर उन्हें संदूषित करती है। मल पदार्थ द्वारा संदूषित पेयजल और खाद्य पदार्थ संक्रमण के प्रमुख स्रोत हैं। ठीक है, ये बात हो गई। इसके अलावा एक गोल कृमि होता है, राउंड कृमि होता है, यानी अब हम कीड़ों की बात करेंगे। अब हम लोग यहां पर बात नहीं कर रहे हैं, हम लोगों ने प्रोटोजोआ के बारे में बात कर ली, हम लोगों ने बैक्टीरिया के बारे में बात कर ली, हम लोगों ने वायरस के बारे में बात कर ली। अब हम लोग कुछ कीटों के बारे में, कुछ विशेष प्रकार के कृमियों के बारे में बात करते हैं। कृमि यानी कि कीड़ों के बारे में बात करते हैं। तो जैसे गोल कृमि होता है, राउंड वर्म कहते हैं। ठीक है, एस्कैरिस जिसका नाम होता है। ठीक है, फाइलेरिया कृमि होता है, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। वाइचेरिया के बारे में हम लोग यहां पर बात कर रहे हैं। ये सब रोगजनक होते हैं। तो रोगजनक जो कृमि होते हैं उनमें कौन कौन से होते हैं? गोल कृमि होता है, स्कैरिस, गोल कृमि एस्कैरिस होता है, फाइलेरिया होता है, वाइचेरिया होता है। ये सब कृमि हैं जो कि रोगजनक हैं, यानी कि रोगों को फैलाते हैं। आंत के अंदर एक एस्कैरिस होता है जो कि कौन सी बीमारी फैलाता है? एस्कैरियोसिस बीमारी फैलाता है। तो आंतों के अंदर एक इस तरीके से करके एक वो कृमि होता है, कीड़ा होता है जो पेट में पहुंच जाता है, सफेद कलर का होता है, अक्सर बच्चों की पॉटी में देखा जाता है। ठीक है, तो वो क्या करता है? पेट में ऐंठन, बच्चों के पेट में दर्द, पेट में ऐंठन, साथ ही साथ भूख कम लगना, साथ ही साथ वो वेट का कम हो जाना बच्चों में, ये सब लक्षण जब व्यक्त होने लगते हैं तो जब टेस्ट किया जाता है तो पता चलता है पेट में कीड़े हैं। अक्सर हम लोग क्या बोल देते हैं? पेट में कीड़े हैं। तो पेट में कोई कीड़ा नहीं रहता, बल्कि एस्कैरिस नाम का छोटा कृमि होता है जो कि बच्चों के इस खाने को खा जाता है, जिसकी वजह से बच्चा खाना तो खा रहा होता है लेकिन उसके शरीर को लग नहीं रहा होता, क्योंकि उसके अंदर मौजूद एस्कैरिस जो है ये सारा का सारा खाना खा जाता है और अपनी कॉलोनी जो है वो बढ़ाता है। ठीक है, तो इस बीमारी को क्या बोलते हैं बच्चों? एस्कैरियोसिस बोलते हैं। किससे होता है? एस्कैरिस नाम के कृमि से होता है, कीड़ों से होता है, जिसकी वजह से आंतरिक कभी कभी जो है ब्लड ब्लीडिंग भी स्टार्ट हो जाती है, पेट में दर्द होता है। ये सब तो आपको मैंने बता ही दिया। ठीक है, तो ये कैसे फैलता है? जैसे बच्चे जो है जमीन का पड़ा हुआ कोई चीज खा लेते हैं, ठीक है, किसी चीज को धुल कर नहीं खाते हैं, या फिर कभी हाथ बिना धुले खा लेते हैं, सही प्रॉपर हाइजीन का ख्याल नहीं रखते हैं, तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है? ये जो एस्कैरियोसिस होती है बीमारी, ये एक लोगों से दूसरे लोगों में, एक जगह से दूसरी जगह में फैलती हैं। तो कुल मिला के खाने पीने की जो चीजें होती हैं जब वो प्रदूषित हो जाती हैं तो उसी से एक बच्चों में या बड़ों में ये सारी चीजें फैलती हैं। इसके अलावा वाउचेरिया नाम का
एक वो होता है कृमि होता है वाउचेरिया, जिसका पूरा नाम वाउचेरिया बैंक्रॉफ्टी है या वाउचेरिया मेलाई है। तो ये फाइलेरिया कृमि कहलाता है। क्या कहलाता है? ये फाइलेरिया कृमि कहलाता है, जिसके कारण अंगों में प्रायः पाद की लसिका वाहिकाएं, यानी कि जो लसिका ग्रंथियां पैरों में होती हैं उनमें सूजन आ जाती है, ठीक है, और पैर जो है कुछ इस तरीके से मोटा हो जाता है, पैर मोटा हो जाता है, साथ ही साथ उसके जो जननांग होते हैं वो मोटे हो जाते हैं, और इस बीमारी को फाइलेरिया कहते हैं। क्या बोलते हैं? फाइलेरिया। किस कृमि से होता है? वाउचेरिया बैंक्रफ्टी से होता है या वाउचेरिया मलाई से होता है। कौन सी बीमारी होती है? फाइलेरिया नाम की बीमारी होती है, ठीक है, फाइलेरिया नाम की बीमारी होती है, और ये जो है रहती है। और इसी बीमारी को हाथी पांव बीमारी कहते हैं या श्लीपद एलिफेंटिएसिस नाम की बीमारी के नाम से जाना जाता है। तो यह रोग हस्तीपाद, हाथी पांव या श्लीपद एलिफेंटिएसिस अथवा फाइलेरिया कहलाता है। तो इसमें क्या होता है? एक पैर बिल्कुल हाथियों जैसा हो जाता है, उसके जो जननांग हैं वो काफी मोटे हो जाते हैं। तो ये सब चीजें किसकी वजह से होती हैं? वाउचेरिया बैंक्रफ्टी नाम के कृमि की वजह से होती हैं, जिसको आप चित्र में यहां पर देख सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा कुछ बीमारियां जो होती हैं मेरे बच्चों, वो होती हैं फंगस की वजह से, यानी कवक की वजह से कुछ बीमारियां होती हैं। तो कवक की वजह से जो बीमारी होती है उसमें दाद बहुत बड़ी बीमारी होती है, दाद या रिंगवर्म। आपने देखा होगा, कभी आपने देखा होगा कुछ लोगों के शरीर के अंदर ऐसे गोला सा ऐसे लगता है कि कुछ ऐसी सड़न सी डेवलप हो गई, काफी खुजली होती है, कभी कभी इसमें से पानी निकलने लगता है। तो ये एक तरीके की बीमारी होती है जिसे दाद कहते हैं, रिंगवर्म कहते हैं। ये कवक के द्वारा होती है, ठीक है। कौन से कवक के द्वारा होती है? माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोफाइटॉन और एपिडमॉर्फाइटान नाम के जो है कवक होते हैं, उनके द्वारा ये बीमारियां फैलती हैं, ठीक है। उन कवकों द्वारा ये बीमारियां फैलती हैं और ये संक्रामक होता है। संक्रामक का मतलब ये हुआ कि इस इंफेक्शन से दूसरे को भी इंफेक्शन हो सकता है, ठीक है, हो सकता है। ये सारी चीजें हो गई। और अक्सर ये जो कवक होते हैं, ऊष्मा और नमी जब इन कवकों को त्वचा के वल्नों, फोल्ड जैसी, मतलब कुल मिला के कहीं पर भी अगर लिक्विड जमा है, ठीक है, कहीं मान लीजिए आपकी उंगलियां हैं, पैरों की उंगलियां हैं, आप जो है पैरों को धुलते हैं और धुलने के बाद तुरंत आपने मोजा पहन लिया। अब आपने पैरों को धुला, पैर सूखने नहीं पाए, उससे पहले आपने उसको मोजा पहन लिया, तो जो पैरों के बीच में, ठीक है, जो जगह रह गई वहां पे पानी मौजूद रहा, अब वहां पे नमी मौजूद रही, और इसी नमी में क्या होता है? ऐसे जो फंगस होते हैं, ऐसे जो कवक होते हैं वो बढ़ते हैं और फिर वहां पे दाद जैसी बीमारियां उत्पन्न करते हैं। या आपके चेहरे पर या आपकी बॉडी में कहीं पर भी ये हो सकता है, या आप किसी तौलिए को, मान लीजिए किसी को दाद हुई है और उसके तौलियों को इस्तेमाल कर लेते हैं, तो वो दाद किसी को हुई है और उसका जो इन्फेक्शन होता है वो उसकी बॉडी में का जो इन कवक होते हैं वो, और अगर आपने उनके तौलियों को यूज कर लिया, कपड़ों को यूज कर लिया, तो वो इन्फेक्शन आपकी बॉडी में भी पहुंच जाता है, ठीक है, पहुंच जाता है। तो ये सब बीमारियां भी होती हैं जो कवकों के द्वारा होती हैं, ठीक है। तो ये सब चीजें आपने देखी। अब कीट रोगवाहकों के द्वारा संचारित होने वाले मलेरिया और फाइलेरिया जैसे रोगों के सबसे महत्वपूर्ण उपाय, ठीक है। अच्छा, अगर इनसे बचना है, मान लीजिए कि कीड़ों से बचना है, कीड़ों से जैसे कि आप मच्छरों से बचने की बात करिए, आप जो है वो मक्खियों से होने वाली जो बीमारियां होती हैं, जो उसके वाहक होते हैं, मक्खी और मच्छर जो इसके वाहक होते हैं, तो उनसे होने वाली जो बीमारियां हैं उनसे बचने के लिए आप क्या करेंगे? आप क्या करेंगे? शीतल यंत्रों, यानी जैसे कूलर वगैरह है, तो उनकी नियमित सफाई करते रहिए। मच्छरदानी का प्रयोग करिए। मच्छर के जो वो अंडे हैं, लार्वा हैं, उनको खाने वाली ये जरूर याद रखिएगा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, एक ऐसी मछली होती है जिसे गंबूजिया कहते हैं। क्या बोलते हैं? गंबूजिया या गैम्बूसिया, ठीक है। तो गंबूजिया या गैम्बूसिया नाम की जो मछली होती है वो क्या करती है कि जो आपके मलेरिया फैलाने वाला जो मच्छर होता है, एनाफ्लीज मच्छर, उस एनाफ्लीज मच्छर के अंडों को, यानी कि उनके लार्वा को खा जाती है। तो एक मछली ऐसी होती है जो आपके इसमें एनाफ्लीज मॉस्किटो के मच्छरों को, जो मच्छर होते हैं उनके लार्वा को खाने का काम करती है और मच्छरों को की पॉपुलेशन को, उनकी जनसंख्या को कंट्रोल करती है। उस मछली का नाम क्या है? गंबूजिया मछली, ठीक है। तो आप पानी कहीं पर नियमित सफाई करते रहें, कहीं पर पानी इकट्ठा ना होने दें, मच्छरदानी का उपयोग करें, ठीक है, मच्छरदानी का उपयोग करें, और साथ ही साथ गंबूजिया नाम की मछली का भी यूज किया जा सकता है लार्वा को खाने के लिए, ठीक है। जल निकास क्षेत्रों और अनूपो दलदलों में कीटनाशकों का छिड़काव करें, यानी कि अगर कहीं पर भी आप देखिए कि यहां मच्छर पनप सकते हैं तो आप वहां पर जाकर कैरोसिन ऑयल डाल दीजिए, कैरोसिन तेल डाल दीजिए, जिससे क्या होता है, उनके लार्वा मर जाते हैं और खत्म हो जाते हैं और मच्छरों की जनसंख्या में कमी हो जाती है। भारत
भारतवर्ष के बहुत से भागों में हाल ही में रोगवाहक वाहित एडीज मॉस्किटो। अब एक चीज यहां पर और नोट करने वाली है कि जो डेंगू बीमारी होती है, चिकनगुनिया बीमारी होती है, आजकल भारत में बहुत ज्यादा फैल रही है। और ये जो डेंगू और चिकनगुनिया बीमारी होती है बच्चों, ये कौन सा मॉस्किटो फैलाता है? तो एनाफिलीज मॉस्किटो तो आपका मलेरिया फैलाती है, लेकिन एडीज जो मच्छर होता है, एडीज जो मॉस्किटो होता है, वो डेंगू और चिकनगुनिया नाम की बीमारी को फैलाने का काम करता है। ठीक है, काम करता है। अब बात आती है कि और क्या किया जा सकता है इन सारी बीमारियों से बचने के लिए। तो टीका, वैक्सीन के उपयोग और प्रतिरक्षीकरण कार्यक्रमों से चेचक जैसे जानलेवा रोगों का पूरी, मतलब कौन सी जो और बीमारियां होती हैं, संक्रामक रोग होते हैं या और इस तरीके के रोग होते हैं, तो उनसे बचने के लिए आप साफ सफाई रखिए, ये सब करिए। कीड़ों से कैसे बच सकते हैं, तो कीड़ों से बचने के लिए सब तरीके बताए गए हैं। अब अगर जैसे कि कुछ बीमारियां हैं जैसे कि वायरस से फैलती हैं या बैक्टीरिया से फैलती हैं, तो उसके लिए वैक्सीन आप लगवा सकते हैं, वैक्सीन लगवा सकते हैं और उससे जो उन बीमारियों का उन्मूलन कर सकते हैं या बच सकते हैं। तो वैक्सीन के इस्तेमाल से पोलियो के कौन कौन सी बीमारियों का इलाज हो सकता है? पोलियो का इलाज नहीं हो सकता, मतलब उससे बचाव हो सकता है। तो वैक्सीन के इस्तेमाल से पोलियो से बचाव हो सकता है, डिप्थीरिया से बचाव हो सकता है, निमोनिया से बचाव हो सकता है, टिटनस से बचाव हो सकता है। तो ऐसे संक्रामक रोग जो कि वैक्सीन लगाकर बचाए जा सकते हैं वो कौन से हैं? पोलियो, डिप्थीरिया, निमोनिया, टिटनस, जो यहां पर आपके एनसीईआरटी में दिए हुए हैं। इसके अलावा आजकल बहुत सारी बायोटेक्नोलॉजी, जैव प्रौद्योगिकी की मदद से एक से एक जो है प्रतिजैविक एंटीबायोटिक्स बनाई जा रही हैं और एक से एक जो है वो वैक्सीन तैयार की जा रही हैं। डिफरेंट बीमारियों की वैक्सीन तैयार की जा रही हैं और बीमारियों से लोगों को बचाया जा रहा है। ठीक है, अब बात आती है यहां पर बच्चों प्रतिरक्षा के बारे में, यानी इम्यूनिटी के बारे में यहां पर बात होने जा रही है। इम्यूनिटी के बारे में हम लोग यहां पर बात करने जा रहे हैं, प्रतिरक्षा के बारे में। तो प्रतिरक्षा के बारे में आपको पता ही है कि हमारी बॉडी के अंदर एक डिफेंस मैकेनिज्म पाया जाता है। डिफेंस मैकेनिज्म का मतलब हमारी बॉडी के अंदर 3 तरीके की ब्लड सेल्स पाई जाती हैं। आपके जो रुधिर कोशिकाएं पाई जाती हैं, कौन कौन सी होती हैं? एक लाल रुधिर कोशिका होती है, दूसरी श्वेत रुधिर कोशिका होती है और तीसरी प्लेटलेट्स होती है। तो इसमें जो श्वेत रुधिर कोशिका होती है ये कई प्रकार की होती है, लगभग 5 प्रकार की श्वेत रुधिर कोशिकाएं होती हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स होती हैं और ये हमारी बॉडी में डिफेंस का काम करती हैं, हमारी बॉडी में इम्यूनिटी को बढ़ाने का काम करती हैं, हमारी बॉडी में रोगों से लड़ने का काम करती है। हमारी बॉडी में कोई भी बाहरी तत्व अगर हम पर हमला कर देता है तो उनको लड़कर खत्म करके हमें बीमारियों से बचाने का काम करती हैं। किसकी मैं बात कर रहा हूं यहां पर? WBC की बात कर रहा हूं, श्वेत रुधिर कणिका की बात कर रहा हूं, जो मुख्यतः 5 प्रकार की होती हैं। ठीक है, यहां पर तो अब ये जो प्रतिरक्षा होती है तो इसमें बोला गया है कि परपोषी की रोग कारक जीवों से लड़ने की क्षमता जो उसे प्रतिरक्षित तंत्र के कारण मिली है, प्रतिरक्षा इम्यूनिटी कहलाती है। अच्छा, प्रतिरक्षा 2 प्रकार की होती है, एक सहज प्रतिरक्षा और एक उपार्जित प्रतिरक्षा। यानी इम्यूनिटी कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की यहां पर बताई गई है। ये किसकी वजह से होती है? मैंने जिन कोशिकाओं के मुख्यतः जिन कोशिकाओं का मैंने नाम लिया उनकी वजह से ये प्रतिरक्षा इम्यूनिटी होती है, हमारी रोगों से लड़ने की क्षमता होती है। तो ये जो रोगों से लड़ने की क्षमता है ये 2 प्रकार की होती है, एक सहज प्रतिरक्षा और एक उपार्जित प्रतिरक्षा। अब सहज प्रतिरक्षा क्या होती है? सहज प्रतिरक्षा को हम लोग इनेट इम्यूनिटी कहते हैं। क्या बोलते हैं? इनेट इम्यूनिटी के नाम से जानते हैं। और जो तो ये होती क्या है? जो जन्म के समय से हमारे अंदर अगर कोई भी प्रतिरक्षा, कोई भी इम्यूनिटी अगर हमारे जन्म के समय से है, हमारे जन्म के समय से ही हमारे अंदर मौजूद है, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? इनेट इम्यूनिटी बोलते हैं या सहज प्रतिरक्षा बोलते हैं। तो वही बात यहां पर कही गई कि सहज प्रतिरक्षा, इनेट इम्यूनिटी एक प्रकार की अवशिष्ट रक्षा है जो जन्म के समय मौजूद होती है। यह प्रतिरक्षा हमारे शरीर में बाह्य कारकों के प्रवेश के सामने विभिन्न प्रकार के रोध खड़ा करने की कोशिश करती है। सहज प्रतिरक्षा में 4 प्रकार के रोध होते हैं। तो अब ये जो इनेट इम्यूनिटी है यानी सहज प्रतिरक्षा है जो बचपन से हमें मिली, हमारे पैदा होने के साथ ही हमें मिली, इसमें 4 तरीके से रोगों को रोकती है, 4 तरीके से हमारे शरीर के अंदर विभिन्न बीमारियों को रोकती है। पहला, शारीरिक रोध, फिजिकल बैरियर। फिजिकल बैरियर का मतलब यह हो गया कि जैसे मान लीजिए कि हमारे जो अंग हैं, अंगों के ऊपर एक विशेष प्रकार की लेयर होती है, एक विशेष प्रकार की एक परत होती है जो किसी भी आने वाले इंफेक्शन को, वायरस को, बैक्टीरिया को जो है हमारे शरीर की मुख्य कोशिकाओं के अंदर प्रवेश नहीं होने देती है। इसे म्यूकस कोटिंग कहते हैं। तो ये जो म्यूकस कोटिंग होती है, ये जो कवरिंग होती है, ये हमारे शरीर की कोशिकाओं तक हमारे इन्फेक्टिव जो एजेंट होते हैं, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, उनको नहीं पहुंचने देती है। तो इसे क्या बोला जाता है? शारीरिक रोध या फिजिकल बैरियर कहते हैं। तो वही
बात यहां पर कही, हमारे शरीर पर त्वचा मुख्य रोध है। सबसे पहले तो त्वचा ही हमें हमारे शरीर के अंदर प्रवेश नहीं करने देती बैक्टीरिया वायरस को, ठीक है, को प्रवेश करने नहीं रोकती है। तो ये एक तरीके का शारीरिक रोध है यानी फिजिकल बैरियर है। श्वसन, जठरांत और जनन मूत्र पथ को आस्तरित करने वाली एपिथेलियम का श्लेष्मा आलेप म्यूकस कोटिंग भी शरीर में घुसने वाले रोगाणुओं को रोकने की सहायता करती है। तो बात स्पष्ट हो गई। दूसरा जो हमारी सहज प्रतिरक्षा में दूसरी जो चीज होती है वो कायिकी रोध होता है, फिजियोलॉजिकल बैरियर। फिजियोलॉजिकल बैरियर का मतलब यह हो गया कि जैसे आपकी आंत में अम्ल निकलता है, HCl निकलता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकलता है, यानी हमारी जो कह सकते हैं अमाशय होता है, हमारी जो अमाशय होता है उसमें HCl निकलता है। तो अगर जब हम खाना खाते हैं तो जैसे हमारे बॉडी में हम खाना खाते हैं, खाना जो है हमारे ईसोफेगस से होते हुए हमारे स्टमक में, हमारे अमाशय में पहुंचता है, तो जो HCl हमारे शरीर में निकल रहा होता है, हमारे अमाशय में निकल रहा होता है, वो हमारे खाने के साथ पहुंचने वाले जितने भी बैक्टीरिया और वायरस होते हैं उनको मारने की कोशिश करता है। मोस्टली जो बहुत मजबूत वायरस बैक्टीरिया नहीं होते, उनके अलावा सारे वायरस बैक्टीरिया मर जाते हैं। तो इस तरीके की जो इम्यूनिटी है, इस तरीके की जो प्रतिरक्षा है, इस तरीके का जो कह सकते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर रोगों से लड़ने की क्षमता है, उसे क्या कहा जाता है? फिजियोलॉजिकल बैरियर कहा जाता है। ठीक है, तो अमाशय में अम्ल, मुंह में लार, आंखों के आंसू, ये सब रोगों को रोकने का काम करते हैं। तो ये क्या कहलाते हैं बच्चों? ये कायिकी रोध या फिजियोलॉजिकल बैरियर के नाम से जाने जाते हैं। तीसरा है कोशिकीय रोध। कोशिकीय रोध, सेलुलर बैरियर। सेलुलर बैरियर जो होते हैं ये मैंने आपको पहले ही बता दिया, जैसे कि WBCs हैं, ठीक है, व्हाइट ब्लड सेल्स हैं, श्वेत रुधिर कणिकाएं हैं, जो मुख्यतः 5 प्रकार की होती हैं। तो ये क्या करती हैं? ये कोशिका के रूप में रहती हैं और हमारे शरीर के अंदर जो बैक्टीरिया या वायरस पहुंचते हैं उनके खिलाफ एंटीबॉडी, 2 तरीके से हमारा फिजिकल हमारा ये काम करती हैं। ये बात समझ लीजिएगा। जो WBCs होती हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स होती हैं, श्वेत रुधिर कणिकाएं होती हैं, ये क्या काम करती हैं? पहला तरीका जो अपनाती हैं उसमें क्या करती हैं? दुश्मनों से लड़ने के लिए, बैक्टीरिया वायरस से लड़ने के लिए एक प्रकार का प्रोटीन बनाती हैं जिसे हम लोग एंटीबॉडी कहते हैं। क्या बोलते हैं मेरे बच्चों? एंटीबॉडी कहते हैं। और ये एंटीबॉडी बनाती हैं और ये एंटीबॉडी जाकर बैक्टीरिया, वायरस, फंगस से लड़कर उनको समाप्त कर देते हैं। ठीक है, एक तरीका ये होता है। दूसरा क्या होता है? दूसरा तरीका अपनाती है फैगोसाइटोसिस। ठीक है, भक्षकाणु क्रिया अपनाती हैं। इसमें क्या होता है कि कुछ कोशिकाएं WBCs ऐसी होती हैं जो दुश्मन यानी बैक्टीरिया को देखती हैं या वायरस को देखती हैं, उसको चारों तरफ से घेरती हैं और उसको घेर कर क्या होती है? उसको खा जाती हैं और खाकर उसकी जान ले लेती हैं। तो इसे फैगोसाइटोसिस कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों? इसे फैगोसाइटोसिस कहा जाता है। इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? फैगोसाइटोसिस कहा जाता है। और इस प्रक्रिया के द्वारा यानी दुश्मन को, बैक्टीरिया वायरस को खाकर क्या करती है? हमें हमारी रोगों से रक्षा करती हैं। तो पहला एंटीबॉडी जैसे प्रोटीन का निर्माण करके रोगों से हमारी रक्षा करती हैं, और दूसरा फैगोसाइटोसिस यानी कि जो हमारे बैक्टीरिया और वायरस होते हैं उनको खाकर जो है हमारे रोगों से रक्षा करने का काम करती हैं। तो बहुत तरीके की हमारी जो WBC है, तो जो हमारे शरीर के अंदर प्रतिरक्षा का निर्माण करती हैं। ठीक है, कोशिकीय रोध या सेलुलर बैरियर कहलाती हैं। चौथा है साइटोकाइनिन रोध। साइटोकाइनिन रोध का मतलब यह होता है कि जब विषाणु हमारे शरीर के अंदर पहुंचते हैं, वायरस हमारे शरीर के अंदर पहुंचते हैं, तो क्या निकला? हमारी जो संक्रमित कोशिका होती है, यानी जो जिसको इन्फेक्शन हो चुका है, जिस पर वायरस अटैक कर चुका है, वो इंटरफेरॉन नाम का प्रोटीन निकालती है। और ये इंटरफेरॉन नाम का जो प्रोटीन होता है वो अदर कोशिकाओं को ये एक संदेश भेजता है कि वो इससे अपने आप को प्रोटेक्ट कर लें, और वो अपने आप को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करती हैं। तो साइटोकाइनिन रोध इसे कहा जाता है। विषाणु संक्रमित कोशिकाएं इंटरफेरॉन नाम के प्रोटीन का स्रावन करती हैं जो असंक्रमित कोशिकाओं को और आगे विषाणु संक्रमण से बचाती हैं। ठीक है, तो ये बातें हो गई। तो ये सब बातें मुझे लगता है बहुत अच्छी तरीके से आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी कि सहज प्रतिरक्षा क्या होता है, इनेट इम्यूनिटी क्या होती है। दूसरी क्या कहा जाता है? उपार्जित प्रतिरक्षा या एक्वायर्ड इम्यूनिटी। उपार्जित प्रतिरक्षा या एक्वायर्ड इम्यूनिटी से कहा जाता है, ये जो होती है इसका अभिलक्षण स्मृति से है। मतलब इसका मतलब ये हो गया कि ये जैसे एक बार क्या हो गया कि आपको कोई इंफेक्शन हो गया, मान लीजिए आपको एक बार कोरोना वायरस हो गया, कोरोना ने आपके शरीर को अफेक्ट कर दिया है। अब ये जो कोरोना वायरस है, इसके आकार, प्रकार, इसके प्रोटीनों को हमारा शरीर की कुछ कोशिकाएं होती हैं जो मेमोरी सेल्स कहलाती हैं। ठीक है, एक टाइप की WBC होती हैं, श्वेत रुधिर कणिकाएं होती हैं जो कि मेमोरी सेल्स होती हैं। तो ये जो मेमोरी
मेमोरी सेल्स होती हैं इस इन्फेक्शन को यानी इस वायरस को अच्छी तरीके से याद रखती हैं। तो अगर कभी दोबारा, ठीक है, अगर कभी दोबारा आपको ये कोरोना वायरस ने अटैक किया तो पहले देखो, पहली बार जब अटैक करता है तो इसके बारे में हमारा शरीर की जो प्रतिरक्षा होती है, इम्यूनिटी होती है, WBCs होती हैं, कुछ नहीं जानती हैं, तो ये आसानी पर हम पर हमला करके हमारी सारी कोशिकाओं को बीमार कर देता है, हमारे शरीर के अंदर बहुत खतरनाक सिम्टम डेवलप कर लेता है। लेकिन एक बार ये हमको हो गया तो क्या होता है कि हमारे शरीर की जो प्रतिरक्षा प्रणाली होती है उनमें कुछ ऐसी सेल पाई जाती हैं जिन्हें मेमोरी सेल्स बोलते हैं। वो इस कोरोना यानी दुश्मन को भूलती नहीं है, दुश्मन को याद रखती हैं, दुश्मन की हर प्रोटीन को याद रखती हैं कि भैया हम याद करो, एक बार पहली बार हमें अंदाजा नहीं था तुम इतने खतरनाक हो, लेकिन अगर दोबारा मेरे पास आ गए, शरीर के अंदर आ गए, तो आते ही तुम्हें हम उड़ा के रख देंगे। तो क्या होता है, जब आपको कोई भी इंफेक्शन हो जाता है तो उस इंफेक्शन को हमारी जो मेमोरी सेल्स होती हैं, ठीक है, वो याद कर लेती हैं, ठीक है, याद कर लेती हैं। और जैसे ही कभी दोबारा इस कोरोना वायरस ने या किसी वायरस ने जो पहले हम पे इन्फेक्ट कर चुका है, हम पर हमला करता है, तो तुरंत ये जो मेमोरी सेल्स होती हैं ये एक्टिवेट हो जाती हैं और एक्टिवेट होकर उन प्रोटीनों का निर्माण, उन एंटीबॉडीज का निर्माण शुरू कर देती हैं जल्दी जल्दी, जो इसको मारने के लिए कैपेबल हो, मारने के लिए सक्षम हो, और तुरंत एंटीबॉडीज बन जाती हैं और इन पर अटैक करके इसको जो इन्फेक्टिव एजेंट होता है, वायरस होता है, उसको मारने का काम शुरू कर देती हैं, जिससे कि हमारा शरीर बच जाता है। तो इस तरीके की जो इम्यूनिटी होती है, उसे उपार्जित प्रतिरक्षा या एक्वायर्ड इम्यूनिटी के नाम से जानते हैं, ठीक है। दूसरी ओर उपार्जित प्रतिरक्षा रोगजनक विशिष्ट है, इसका अभिलक्षण स्मृति है। इसका अर्थ यह है कि हमारे शरीर का जब पहली बार किसी रोगजनक से सामना हुआ था तो यह अनुक्रिया रिस्पॉन्स करता है, जिसे निम्न तीव्रता प्राथमिक अनुक्रिया कहते हैं। बाद में उसी रोगजनक से सामना होने पर बहुत ही उच्च तीव्रता की द्वितीयक या पूर्ववृत्ति मिस्टिक अनुक्रिया होती है। इसका कारण यह तथ्य है कि हमारे शरीर को प्रथम मुठभेड़ की स्मृति है, ठीक है। बात समझ में आ गई मेरे बच्चों, मैंने आपको बता दिया। और इसमें हेल्प कौन करता है, इसमें हमारी WBC का एक प्रकार होता है बी लिम्फोसाइट, ठीक है, बी लसिकाणु और टी लसिकाणु जो है इसमें मदद करता है। शरीर के रक्त में मौजूद दो विशेष प्रकार के लसिकाणु या लिम्फोसाइट्स, बी लिम्फोसाइट या टी लिम्फोसाइट, रोगजनकों की अनुक्रिया में बी लसिकाणु हमारे रक्त में प्रोटीनों की सेना उत्पन्न करते हैं। तो इसमें मदद कौन करता है, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। एक प्रकार की क्या है, ये WBC या श्वेत रुधिर कणिकाएं हैं। इस काम को करने में यानी कि एक्वायर्ड इम्यूनिटी को मेंटेन करने में हमारी हेल्प करती हैं, ठीक है। बात समझ में आ गई मेरे बच्चों। अब मान लीजिए अगर किसी इंसान का सारे कोई अंग खराब हो जाता है, किसी की मान लीजिए किडनी खराब हो जाती है, तो अगर किडनी खराब हो गई और अब दवाइयों से इलाज संभव नहीं हो पा रहा है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है बच्चों कि ऐसी कंडीशन में किडनी का ट्रांसप्लांटेशन करना पड़ता है, ठीक है, किडनी का ट्रांसप्लांट करना पड़ा। अब अगर ट्रांसप्लांट करना पड़ा, ठीक है, अगर ट्रांसप्लांटेशन हुआ तो ट्रांसप्लांट की जो सबसे बड़ी समस्या क्या होती है मेरे बच्चों कि कभी भी हमारा शरीर बड़ा यूनिक है, बहुत ज्यादा मतलब सोफिस्टिकेटेड है, बहुत ज्यादा यूनिक है, वो कभी किसी दूसरे के अंग या दूसरे की कोशिकाओं को अपने शरीर में बर्दाश्त नहीं करता। बात समझ में है कि कभी भी दूसरे के शरीर की कोशिकाओं या दूसरे के शरीर के अंगों को अपने शरीर के अंगों में बर्दाश्त नहीं करता। तो होता क्या है मेरे बच्चों कि हमारा जैसे आप कोई बाहरी कोशिका, ठीक है, बाहरी कोशिका या बाहरी अंग किसी इंसान के शरीर में जैसे ही प्रवेश कराते हैं, ठीक है, जैसे प्रवेश कराते हैं, मान लीजिए इसकी किडनी खराब हो गई है, आपने किडनी इसके अंदर ट्रांसप्लांट कर दी, तो हमारे शरीर की जो इम्यूनिटी होती है, हमारे शरीर के जो रोग प्रतिरोधक जो कह सकते हैं कोशिकाएं होती हैं, वो एक्टिवेट हो जाती हैं और वो सोचती हैं ये कौन बाहर से आ गया, इसे तो हम नहीं पहचानते, ये हमारी किडनी तो नहीं है, ये हमारे कोशिकाएं तो नहीं है, ये कैसे आ गई। और वो सोचती हैं ये दुश्मन की किडनी है, ये हमें नुकसान पहुंचाने आई है, और ये क्या करती हैं उस किडनी पर या उस अंग पर जो जिसका प्रत्यारोपण हुआ है उस पर अटैक कर देती हैं और उसको बॉडी में अडॉप्ट नहीं होने देती हैं। अब नहीं होने देती हैं तो इसके बाद क्या होता है, ट्रांसप्लांट फेल हो जाता है। तो हमारे यहां जब किडनी किसी भी अंग का ट्रांसप्लांट करते हैं तो उसकी जो सबसे बड़ी समस्या होती है वो यही होती है कि हमारा जो इम्यून सेल्स होती हैं, हमारी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता वाली कोशिकाएं होती हैं, उसे दुश्मन मान बैठती हैं और उस पर अटैक करके उसे नष्ट कर देती हैं और हमारा जो ट्रांसप्लांट होता है वो फेल हो जाता है। तो अब क्या करें भैया, अब इससे क्या करें भैया, ट्रांसप्लांट नहीं करेंगे तो इंसान मारा जाएगा, ट्रांसप्लांट नहीं करेंगे तो मारा जाएगा, ट्रांसप्लांट करेंगे तब भी मारा जाएगा, क्योंकि ये जो हमारी जो इम्यून सेल्स हैं ये बहुत ज्यादा ओवर एक्टिव है, ये कुछ
ज्यादा ही सोफिस्टिकेटेड है, या ये दुश्मन, उसको दुश्मन मान लेती हैं, उसको नष्ट कर देती हैं, उस पर अटैक कर देती हैं। आप क्या करें? तो ऐसी कंडीशन में क्या किया जाता है, जिस इंसान का ट्रांसप्लांटेशन होता है, जिसके शरीर में अंग का प्रत्यारोपण होता है, उसे एंटी, ठीक है, एंटी इम्यून यानी कि इम्यूनो सप्रेसेंट यानी कि इम्यून सिस्टम को दबाने वाली, इम्यून सिस्टम को रोकने वाली, इम्यून सिस्टम को कमजोर करने वाली दवाएं दी जाती हैं। ठीक है, प्रतिरक्षा निरोधक इम्यूनो सप्रेशन दवाएं दी जाती हैं। इससे क्या होता है कि हमारी जो इम्यूनिटी होती है यानी हमारी जो इम्यूनिटी वाली जो कोशिकाएं होती हैं, हमारी रोग प्रतिरोधक जो कोशिकाएं होती हैं, उनको जब इम्यूनो सप्रेशन दवाएं दी जाती हैं तो वो क्या हो जाती है, कमजोर पड़ जाती हैं, उनको कमजोर कर दिया जाता है। जब वो कमजोर हो जाती हैं तो ये इसको जब अंग का प्रत्यारोपण किया जाता है तो अंग को वो जब मतलब अंग का प्रत्यारोपण किया जाता है तो ये इम्यून सेल्स क्योंकि कमजोर हो चुकी हैं इम्यूनोसप्रेशन दवाओं की वजह से, तो ये इतना ज्यादा एक्टिवेट नहीं होती हैं, इस पर हमला नहीं करती हैं और अंग धीरे धीरे बॉडी में अडॉप्ट हो जाता है, पूरी तरीके से अपने आप को मैनेज कर लेता है। थोड़े दिनों बाद उसकी बॉडी जो है वो सोचती है कि उसकी बॉडी जो की सेल्स होती हैं वो सोचती हैं हमारे ही शरीर का अंग है, और फिर उसके बाद उसको एक्सेप्ट कर लेती हैं और ये ट्रांसप्लांटेशन सक्सेसफुल हो जाता है। तो ऐसी कंडीशन में क्या हो किया, तो मतलब आप समझे कि ऐसी कंडीशन में यानी रोग प्रतिरोधक, कभी कभी रोग प्रतिरोधक क्षमता हमारे शरीर के लिए हमेशा अच्छी होती है, लेकिन कभी कभी कुछ कंडीशन में, जैसे कि आपके ट्रांसप्लांटेशन के कंडीशन में क्या होती है, हमारे लिए खतरनाक भी साबित हो सकती है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इम्यूनो सप्रेशन दवाएं देकर, ठीक है, उसके इम्यून सिस्टम को सप्रेस कर देते हैं, जिससे कि आसानी से हमारी जो किडनी है या अंग है वो आसानी से बॉडी में अडॉप्ट हो सके। लेकिन इससे एक और बुरी चीज हो जाती है, क्या सर, कि जब इम्यून सिस्टम आपका कमजोर कर दिया गया दवाओं की मदद से, तो आपकी किडनी तो अडॉप्ट हो गई, किडनी तो शरीर के अंदर उसका ट्रांसप्लांटेशन तो हो गया, लेकिन बात यह हुआ कि आपका मेन इम्यून सिस्टम तो कमजोर हो गया ना भैया। तो अगर कोई छोटा सा बुखार, कोई छोटा सा इंफेक्शन, कोई छोटा सा बैक्टीरिया, फंगस आपके शरीर में घुस गया, तो आपकी बॉडी का इम्यून सिस्टम इतना ताकतवर नहीं बचेगा कि वो उससे लड़ पाए। इसकी वजह से चलो किडनी तो एक्सेप्ट हो गई, ठीक है, शरीर में अंग तो प्रत्यारोपित हो गया, लेकिन शरीर के अंदर अन्य बीमारियां आपको हो गई, उसकी वजह से आपका शरीर बीमार हो गया। तब क्या करोगे? यही वजह होती है कि जब किसी के अंग प्रत्यारोपण किया जाता है, जब किसी के शरीर में हार्ट ट्रांसप्लांटेशन किया जाता है, किडनी ट्रांसप्लांटेशन किया जाता है, तो उसे लोगों से मिलने नहीं दिया जाता, उसको एक बड़ी को आइसोलेटेड प्लेस पे रखा जाता है, हमेशा उसको मास्क पहना के रखा जाता है, उसको हमेशा जो है साफ सुथरी जगह पे रखा जाता है, उसको लोगों के संपर्क से दूर रखा जाता है, इसीलिए कि वो दूसरे का कोई ऐसा इंफेक्शन उसको ना लग जाए। और क्योंकि इम्यून सिस्टम तो उसका इस वक्त कमजोर हुआ है, क्योंकि बॉडी को एक्सेप्ट करना है उसकी अंगों को, तो इसके लिए हमने इम्यूनोसप्रेशन दवाएं खिला खिला के उसके इम्यून सिस्टम को कमजोर कर रखा है, तो वो दूसरों के संपर्क में ना आए, अगर कोई गंदी जगह पे ना रहे, किसी गलत जगह, ऐसी जगह ना रहे जहां उसको इंफेक्शन हो जाए, जिससे कि पता चले कि उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता उससे ना लड़ पाए और फाइनली जो है वो और किसी दूसरी बीमारी से ग्रसित हो जाए। आई बात समझ? इसी वजह से जो ट्रांसप्लांटेशन जिनका किया जाता है उनको बहुत आइसोलेटेड प्लेसेस पे, बहुत ही संभाल कर, बहुत ही हाइजीनिक प्लेसेस पे उनको रखा जाता है। तो ये कॉन्सेप्ट मुझे लगता है आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा, और यही बात यहां पर इस पूरे पैराग्राफ में इन्होंने बताई है। ठीक है, तो होप कि ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई होगी, 100% क्लियर हो गई होगी। अब एक होती है सक्रिय और निष्क्रिय प्रतिरक्षा। सक्रिय और निष्क्रिय प्रतिरक्षा, सक्रिय और निष्क्रिय प्रतिरक्षा की बात आप समझ लीजिए कि जब परपोषी प्रतिजनों एंटीजेंस का सामना करता है तो उसके शरीर में प्रतिरक्षी पैदा होते हैं। ठीक है, तो मतलब इसमें क्या होता है मेरे बच्चों कि अगर मान लीजिए कि किसी भी कोई भी एंटीजन या कोई बैक्टीरिया, वायरस, फंगस आपके शरीर में प्रवेश करता है और हमारी बॉडी उससे लड़ने के लिए इम्यूनिटी डेवलप करती है, प्रतिरक्षा डेवलप करती है। ठीक है, तो उसे क्या बोला जाता है? उसे बोला जाता है सक्रिय प्रतिरक्षा या एक्टिव इम्यूनिटी कहा जाता है। तो जब परपोषी प्रतिजनों एंटीजेंस का सामना करता है तो उसके शरीर में प्रतिरक्षी पैदा होते हैं। प्रतिजन जीवित या मृत रोगाणु या अन्य प्रोटीनों के रूप में हो सकते हैं। इस प्रकार की प्रतिरक्षा सक्रिय प्रतिरक्षा, एक्टिव इम्यूनिटी कहलाती है। ठीक है, कहलाती है। प्रतिरक्षीकरण इम्यूनाइजेशन के दौरान जानबूझकर रोगाणुओं का टीका देना अथवा प्राकृतिक संक्रमण के दौरान संक्रामक जीवों का शरीर में पहुंचाना सक्रिय प्रतिरक्षा को प्रेरित करता है। जब शरीर की रक्षा के लिए बनाए प्रतिरक्षी सीधे ही शरीर को दिए जाते हैं तो निष्क्रिय, मतलब यह सीधी सी बात हुई कि आपकी बॉडी में जब इन्फेक्टिव एजेंट्स पहुंचे,
ठीक है, ये इन्फेक्टिव एजेंट्स पहुंचे आपके शरीर में, मान लीजिए आपको एक बार इन्फेक्शन हुआ, उसके बाद आपके शरीर में इम्यूनिटी डेवलप हो गई, तो ये क्या कहलाएगी? एक्टिव इम्यूनिटी कहलाएगी। और अगर आपके शरीर में प्रतिरक्षा अपने आप नहीं डेवलप हो रही है, बल्कि हम लोग इम्यून सेल्स को या ऐसे इम्यून सेल्स को या ऐसी इम्यूनिटी को इंजेक्शन के जरिए आपके बॉडी में दे दे रहे हैं जो कि रोगों से लड़ रही है, तो ऐसी इम्यूनिटी को हम लोग कैसे, एक नेचुरल होती है, अपने आप डेवलप होती है किसी रोगाणु के खिलाफ या किसी एंटीजन के खिलाफ, और एक होती है जिसे बाहर से दिया जाता है। तो जो अपने आप डेवलप होती है, सामान्य भाषा में बात करें, उसे एक्टिव इम्यूनिटी बोलते हैं, और जो बाहर से दी जाती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? पैसिव इम्यूनिटी या निष्क्रिय प्रतिरक्षा के नाम से जानते हैं। सिंपल से यही बात याद रखिए। तो जब शरीर की रक्षा के लिए बने बनाए प्रतिरक्षी सीधे ही शरीर को दिए जाते हैं, तो यह निष्क्रिय प्रतिरक्षा पैसिव इम्यूनिटी कहलाती है। ठीक है, तो कहलाती है। तो ये सारी चीजें, तो अब इसमें इन्होंने कुछ एग्जांपल, जैसे दुग्ध श्रवण, लैक्टेशन के प्रारंभिक दिनों के दौरान मां द्वारा स्रावित पीले से तरल पीयूष कोलेस्ट्रॉम, यानी कि जो मां का पहला दूध होता है उसे कोलेस्ट्रॉम कहते हैं, उसमें प्रतिरक्षी बहुत सारे होते हैं, एजीए नाम के प्रतिरक्षी होते हैं जो शिशु की रक्षा करते हैं। सगर्भता, प्रेगनेंसी के दौरान भ्रूण को भी अपरा प्लेसेंटा द्वारा मां की कुछ प्रतिरक्षी मिलते हैं। ये निष्क्रिय प्रतिरक्षा के कुछ उदाहरण है, ये निष्क्रिय प्रतिरक्षा के कुछ उदाहरण, यानी कि जो बाहर से दिया जाए, अपने आप ना डेवलप हो, ठीक है, ना डेवलप हो, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? आपके निष्क्रिय प्रतिरक्षा के नाम से जानते हैं। तो आप लोगों को ये बात क्लियर हो गई होगी। अब बात आता है टीकाकरण और प्रतिरक्षीकरण। टीकाकरण क्या होता है, यानी कि इम्यूनाइजेशन क्या होता है, प्रतिरक्षीकरण क्या होता है, इसकी मैं बात करता हूं। तो ये आपको पता है कि जो हम लोग इस वक्त टीके की बात करते हैं या हम लोग उसकी आपके वैक्सीन की बात करते हैं, तो वैक्सीन में क्या होता है? जो वैक्सीन्स होती हैं, टीका होता है बच्चों, तो ये जो वैक्सीन होती है, ये वैक्सीन के अंदर क्या किया जाता है? आपकी बॉडी को एक तरीके से प्रशिक्षित किया जाता है किसी एक विशेष बीमारी से लड़ने के लिए। तो ऐसी कंडीशन में आपकी बॉडी के अंदर एक ट्रेनिंग देने के लिए कभी कभी क्या होता है? कमजोर, ठीक है, कमजोर जीवों को, यानी कि सूक्ष्म जीवों को, जैसे बैक्टीरिया है, वायरस है या कुछ है जिससे लड़ना है आपके शरीर को, तो कमजोर सूक्ष्म जीवों को आपके बॉडी में डाला जाता है, ठीक है, या फिर मृत सूक्ष्म जीवों को डाला जाता है, ठीक है, जिनसे आपकी बॉडी को मजबूत बनाना है, ठीक है, जीवों को बॉडी में डाला जाता है, या उनके विशेष प्रोटीनों को आपकी बॉडी के अंदर डाला जाता है। तो क्या होता है? कमजोर सूक्ष्म जीव या मृत सूक्ष्म जीव या उससे एसोसिएटेड कोई प्रोटीन आपकी बॉडी में एज अ वैक्सीन आपकी बॉडी में डाल दी जाती है, ठीक है। और वैक्सीन के बॉडी वैक्सीन, तो कभी कभी वैक्सीन के अंदर क्या होते हैं मेरे बच्चों? कमजोर सूक्ष्म जीव होते हैं जिसकी वैक्सीन बन रही है। मान लीजिए कोरोना वायरस की वैक्सीन बन रही है, तो कोरोना वायरस, कोई कमजोर कोरोना वायरस जो आपकी बॉडी में बीमारी न फैला सकने की उसकी क्षमता होती है, तो ऐसे कमजोर कोरोना वायरस को या किसी मरे हुए कोरोना वायरस को या उससे एसोसिएटेड कोई प्रोटीन या उसके बॉडी का डीएनए, ठीक है, डीएनए या आरएनए, ठीक है, यानी कि जेनेटिक मटेरियल, इन सब को एज अ वैक्सीन आपकी बॉडी में डाला जाता है। तो जब ये कम मात्रा में आपके शरीर में पहुंचती हैं, तो आपके शरीर में जो प्रतिरक्षा प्रणाली है यानी इम्यून सिस्टम है, उनके खिलाफ एंटीबॉडीज बनाता है। और एंटीबॉडीज जब वो बनाता है, तो धीरे धीरे एंटीबॉडीज बनाकर जो भी ये आपका वैक्सीन के जरिए जो मृत सूक्ष्म जीव पहुंचा है या कमजोर सूक्ष्म जीव है या उसका प्रोटीन या उसका डीएनए आरएनए पहुंचा है, उसके खिलाफ जब एंटीबॉडीज बनाता है, तो बॉडी जो है वो पूरी तरीके से तैयार हो जाती है कि देखो दुश्मन इसी तरीके का होगा, याद रखना, ठीक है, याद रखना, इसी तरह से होगा। अगर कभी रियल में ये वायरस या ये बैक्टीरिया या हम पर हमला करेगा, तो याद रखना ऐसी एंटीबॉडी बनानी है, यानी कि उसको मेमोरी सेल में फीड कर लेती है। और इस तरीके से हमारी बॉडी अगले हमले के लिए, असली हमले के लिए, ये तो समझ लीजिए प्रैक्टिस कराई गई, ठीक है, कमजोर सूक्ष्म जीवों की मदद से, मृत सूक्ष्म जीवों की वजह से, प्रोटीन की, डीएनए, आरएनए, इन सब की मदद से एक बार प्रैक्टिस कराई गई। लेकिन एक बार प्रैक्टिस हो गई, बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज एक बार बन गई और साथ ही साथ मेमोरी सेल्स ने फीड कर लिया कि ऐसा अटैक हो सकता है, तो फ्यूचर में अगर वाकई में कोरोना वायरस ने अटैक किया या ऐसे सूक्ष्म जीव ने अटैक किया जिसके लिए वैक्सीन हमारी बॉडी में डाली गई है, दी गई है, तो वो एंटीबॉडीज तुरंत बन जाएंगी और उस सूक्ष्म जीव पर हमला करके उसको खत्म कर देंगी। तो इसी तरीके से प्रतिरक्षा होती है, इसी तरीके से वैक्सीन काम करती है। तो वैक्सीन में क्या रहता है? कमजोर सूक्ष्म जीव होते हैं, मृत सूक्ष्म जीव होते हैं, प्रोटीन होता है, आरएनए होता है, डीएनए होता है, ये सब चीजें इसके अंदर शामिल होती हैं। आगे बात, तो परिवर्ती प्रभावन सब्सिक्वेंट एक्सपोजर किया जाता है और इस प्रकार जो है निष्क्रिय प्रतिरक्षीकरण कहलाता है, ठीक है, कहलाता है। तो ये सब चीजें
चीजें दी जाती हैं, तो ये बात पता है। तो आजकल जो है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की मदद से भी वैक्सीन को बनाया जा रहा है और भी बहुत सारे तरीकों से वैक्सीन को इस दुनिया में बनाया जा रहा है। तो इसी को वैक्सीन का टीकाकरण कहते हैं। बहुत सारी बीमारियों में यह टीकाकरण किया जाता है। तो वैक्सीन क्या होती है, मुझे लगता है आपको यह भी बात स्पष्ट हो गई होगी। ठीक है, अब और आगे बात करते हैं बच्चों, एलर्जी। एलर्जी का मतलब यह हो जाता है कि हमारी बॉडी में, बिल्कुल सिंपल भाषा में समझिए, एलर्जी क्या होती है। हमारी बॉडी के अंदर कुछ ऐसी चीजें, जैसे हम चल रहे हैं तो हवा में बहुत सारी ऐसी चीजें पाई जा रही हैं जो कि हमारे शरीर के अंदर अगर प्रवेश करती हैं तो हमें नुकसान पहुंचा सकती हैं। ठीक है, लेकिन कुछ गंभीर नुकसान पहुंचाती हैं, कुछ जो है ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाती हैं। तो हमारा शरीर क्या करता है, जो गंभीर नुकसान नहीं पहुंचा सकती हैं उनके खिलाफ एंटीबॉडीज या उनके खिलाफ रिएक्शंस नहीं करता है। आई बात समझ, रिएक्शन नहीं करता है। तो नॉर्मली जो है हम हवा में चल रहे हैं, बहुत सारे हो सकता है कण है वो, ठीक है, हवा में कोई कीड़े हैं या हवा में जो है वो पॉलन ग्रेन्स हैं, पराग कण हैं, तो हमारी नाक में घुसे, लेकिन हमारी बॉडी ने समझ लिया कि भैया ये कोई ऐसी चीज नहीं है, तो हमारी उस पर रिएक्शन नहीं करती है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी बॉडी इसके लिए सेंसिटिव ज्यादा हो जाती है। मतलब बॉडी के अंदर अगर पॉलन ग्रेन पहुंचा, पराग कण हवा से उड़ते हुए नाक में पहुंच गया, तो उनकी बॉडी बिल्कुल एक्स्ट्रा अलर्ट हो जाती है, नहीं नहीं ये तो दुश्मन है, और उस पर अटैक बोल देती है और उसके खिलाफ क्या करती है, एंटीबॉडीज बनाना स्टार्ट कर देती है, जिसकी वजह से शरीर में बीमारी वाले सिम्टम, यानी कि एक तरीके से शरीर के अंदर छींक आना शुरू हो जाता है, कभी कभी बुखार आना शुरू हो जाता है या किसी अंग में सूजन आ जाती है। तो ये असल में एलर्जी है क्या, हमारी बॉडी कभी कभी किसी एंटीजन के लिए, किसी जीव जंतु के लिए जो कि हमारे लिए इतने गंभीर नहीं है, हमें इतना नुकसान नहीं पहुंचाते, या बाहर मौजूद हवा में कोई पॉलन ग्रेन है, पराग कण है, हवा के कण है, धूल के कण है, उनके लिए एक्स्ट्रा सेंसिटिव हो जाती है। और फिर क्या करती है, हमारी बॉडी की प्रतिरक्षा प्रणाली उसके खिलाफ क्या करती है, रिस्पॉन्स करती है, और उस रिस्पॉन्स के चक्कर में हमें छींक आती है, बुखार होता है, सूजन हो जाती है। तो इसी को हम लोग सिंपल भाषा में क्या बोलते हैं, एलर्जी। मतलब सीधी सी बात है, हमारी बॉडी का ओवर रिस्पॉन्सिव हो जाना, जितना ज्यादा रिस्पॉन्स करना चाहिए उससे भी ज्यादा रिस्पॉन्स करने लगना, तो यह क्या कहलाता है, एलर्जी कहलाता है। सिंपल भाषा में मैंने आपको समझा दिया, इसको आप देख लेते हैं क्या इन्होंने यहां पर बोला है। तो इसमें क्या होता है कि आप किसी भी नई जगह गए हैं और बिना किसी स्पष्ट कारण के छींकना और घबराहट के साथ सांस लेना शुरू करते हैं। जब आप उस जगह से लौट आते हैं तो आपके ये लक्षण गायब हो जाते हैं। हम में से कुछ लोग पर्यावरण में मौजूद कुछ कणों के प्रति संवेदनशील होते हैं। उपयुक्त अभिक्रिया पराग चिचड़ी, माइट, कुछ छोटे छोटे कीड़े प्रति एलर्जी के कारण से हो सकती है। पर्यावरण में मौजूद कुछ प्रतिजनों के प्रति प्रतिरक्षा तंत्र की अतिरंजित अनुक्रिया, वही एक्स्ट्रा अलर्ट हो जाना, ठीक है, एलर्जी कहलाती है। ऐसे पदार्थ जिनके प्रति ऐसी प्रतिरक्षित अनुक्रिया होती है एलर्जन कहलाते हैं। मतलब ऐसे पदार्थ जिनके लिए हमारी बॉडी एक्स्ट्रा सेंसिटिव होती है उन्हें क्या बोलते हैं, एलर्जेंस बोलते हैं। ठीक है, इनके प्रति बनने वाली प्रतिरक्षियां आईजी प्रकार की होती हैं। एलर्जन के सामान्य उदाहरण है धूल में चिचड़ी, पराग कण, प्राणी लघु शंका, ठीक है, ये सब इनके सबके लिए होती हैं। एलर्जी जो है वो मास्ट कोशिकाओं से हिस्टामिन और सेरोटोनिन जैसे रसायनों के निकलने के कारण होती है। इसे याद रखिएगा, एलर्जी क्या होता है, मस्ट कोशिकाएं हमारी बॉडी में पाई जाती हैं, उनसे हिस्टामिन और सेरोटोनिन नाम का केमिकल निकलता है, उसके कारण ये एलर्जी होती है। यानी कि ये हमारी बॉडी में एलर्जी के लक्षणों के लिए ये जिम्मेदार होते हैं। ठीक है, तो इसको कैसे सही किया जाता है, प्रति हिस्टामिन यानी एंटी हिस्टामिन यानी हिस्टामिन के खिलाफ बनने वाले केमिकल, एड्रेनलिन और स्टेरॉइडों जैसे औषधियों के प्रयोग से एलर्जी के लक्षण को जल्दी घटाया जा सकता है। तो मुझे लगता है एलर्जी भी आपको समझ में आ गई होगी कि हमारी बॉडी जब एक्स्ट्रा किसी चीज के लिए अलर्ट हो जाती है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एलर्जी बोलते हैं। हमारा प्रतिरक्षा तंत्र जब एक्स्ट्रा अलर्ट हो जाता है तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, एलर्जी कहते हैं। ठीक है, अब यहां पर बात हो रही है स्वप्रतिरक्षा। ठीक है, स्वप्रतिरक्षा, तो सीधी सी बात है मेरे बच्चों, स्वप्रतिरक्षा यानी कि हमारी बॉडी जो है अपने आप की खुद रक्षा करती है। तो बात यहां पर यह आ जाती है कि कभी कभी ऐसा होता है कि हमारी बॉडी पर, देखो जैसे एलर्जी थी, तो एलर्जी का क्या मामला था कि आप जो है नॉर्मली जो है वो आसपास जो चीजें पाई जा रही हैं उनमें से बहुत सारी चीजें हमें नुकसान नहीं पहुंचाती और हमारी बॉडी उनके लिए सेंसिटिव नहीं है, तो उसके खिलाफ एंटीबॉडी नहीं बनाती। लेकिन कुछ लोगों के अंदर ऐसा नहीं होता, कुछ लोगों के अंदर क्या होता है, उनके खिलाफ एंटीबॉडीज बनती हैं, बहुत तेजी से सेंसिटिव हो जाती हैं, ओवर सेंसिटिव हो जाती हैं, जिसकी वजह से उनकी बॉडी में विभिन्न प्रकार के सिम्टम्स आते हैं जिसे एलर्जी कहा जाता है। तो एलर्जी तो आपको समझ में आ गया। लेकिन कभी कभी हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम, हमारी जो प्रतिरक्षा प्रणाली है वो इतना सेंसिटिव हो जाती है, इतना सेंसिटिव हो जाती
जाती है कि अपने ही अंगों को पहचानने से इंकार कर देती है, अपनी बॉडी के ऑर्गन्स को पहचानने से इंकार कर देती है, अपनी बॉडी की कोशिकाओं को समझने से इंकार कर देती है। सोचती है कि नहीं भैया, ये हमारी कोशिकाएं नहीं है, हमारे शरीर के अंग नहीं है, और हमारे ही अंगों पर क्या कर देती है, हमला कर देती है, हमारे अंगों पर ही अटैक कर देती है। और जब ऐसा करती है तो हमारे वो अंग खराब हो जाते हैं, या हमारी वो कोशिकाएं खराब हो जाती हैं, या हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार की बीमारियां उत्पन्न होने लगती हैं। तो ऐसी बीमारियां जो हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली के ओवर सेंसिटिव होने की वजह से अपने ही अंगों को खराब करना शुरू कर देती हैं, तो ऐसी बीमारियां क्या कहलाती हैं, स्वप्रतिरक्षा रोग, स्वप्रतिरक्षा रोग, या इसे क्या बोला जाता है, इसे बोला जाता है ऑटो इम्यून डिसीजेस कहा जाता है। क्या बोला जाता है, ऑटो इम्यून डिसीजेस, यानी हमारा इम्यून सिस्टम हमारे ही शरीर की बीमारियां हमारे ही अंगों को खराब करना शुरू कर देता है, हमारे अंगों को ही डैमेज करना शुरू कर देता है। तो ऐसी डिसीजेस को क्या बोलते हैं मेरे बच्चों, ऑटो इम्यून डिसीजेस या स्वप्रतिरक्षा रोग के नाम से जानते हैं। ठीक है, जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा रूमेटाइड आर्थराइटिस नाम की बीमारी होती है, वो एक तरीके से ऑटो इम्यून डिसीज है, यानी हमारी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है हमारी बॉडी के ही अंगों पर अटैक कर देता है, जिसमें हार्ट अफेक्ट होता है, हमारे घुटने, हमारे जो जॉइंट्स होते हैं उनमें स्वेलिंग आ जाती है। तो इस बीमारी को रूमेटाइड आर्थराइटिस कहते हैं, वो एक प्रकार का ऑटो इम्यून डिसीजेस होती हैं। कभी कभी जो डायबिटीज मेलाइटस होती है, यानी डायबिटीज जो रोग होता है उसमें टाइप 1 जो डायबिटीज होती है, उस टाइप 1 डायबिटीज भी कभी कभी ऑटो इम्यून हो जाती है। ठीक है, जो बच्चों को अक्सर होती है। ठीक है, अब शरीर में प्रतिरक्षा तंत्र की यहां पर बात हो रही है, तो कुछ लिम्फॉइड ऑर्गन्स होते हैं, यानी लिम्फ उनमें पाया जाता है। लिम्फॉइड ऑर्गन्स होते हैं जिनमें लिम्फ में क्या होता है, मेनली पानी होता है, वाटर होता है। लिम्फ एक ऐसा तरल पदार्थ हमारे शरीर में पाया जाता है जिसमें पानी होता है, WBC श्वेत रुधिर कणिकाएं होती हैं, और कुछ अन्य कोशिकाएं होती हैं, और यह हमारी बॉडी का प्रतिरक्षा तंत्र बनाने में सहायक होता है। तो उसे क्या बोलते हैं, लिम्फ बोलते हैं। तो ये विभिन्न प्रकार की ग्रंथियां हमारे शरीर में पाई जाती हैं, और ये मुख्यतः ये हमारी बॉडी में प्रतिरक्षा का काम करती हैं, हमारी शरीर के अंदर प्रतिरक्षा, रोगों से प्रतिरक्षा रखने का काम करती हैं। अब ये जो अंग होते हैं, यानी कि लिम्फेटिक जो अंग होते हैं, लसिकाभ अंग होते हैं, वो कहां पे पाए जाते हैं, ये जो है यहीं पर क्या बनता है, यहीं पर जो होता है वो हमारे लसिका अणु, लिम्फोसाइट्स जो होती हैं, जो WBC का एक प्रकार है। तो ये लिम्फोसाइट्स कहां पे बनती हैं, लसिकाभ अंग में, यानी लिम्फेटिक ग्लैंड्स में बनती हैं। ठीक है, तो वहां पर उनका मैचुरेशन होता है, वहां पर उनका प्रोलिफरेशन होता है, यानी वहीं पर बनती हैं, वहीं पर वो मैच्योर होती हैं। तो अस्थि मज्जा, बोन मैरो और थाइमस ऐसे प्राथमिक लसिकाभ अंग हैं जहां अपरिपक्व लसिकाणु प्रतिजन संवेदन, यानी कि सीधी सी बात है, जो लिम्फोसाइट होती है वो एक तरीके की WBC होती है, वो लिम्फेटिक ग्लैंड्स में पाई जाती है। लिम्फेटिक ग्लैंड्स हमारी बॉडी की विभिन्न जगहों पर पाई जाती हैं। आप लोगों ने देखा होगा गिल्टी आप लोगों ने गले के पास में होती है, कहीं पर हाथों पे होती है, कहीं। तो ये जो गिल्टी वाली जो जगह होती हैं अक्सर पूरी बॉडी में पाई जाती हैं, ये लसिकाभ अंग होते हैं, लिम्फेटिक ग्लैंड्स होती हैं। यहीं पर ये जो लिम्फेटिक सेल्स होती हैं, लिम्फोसाइट्स होती हैं, इनका निर्माण होता है। और ये लिम्फोसाइट एक प्रकार की WBC हैं जो क्या करती हैं, हमारी बॉडी की प्रतिरक्षा करती हैं, हमारी बॉडी को बीमारियों से बचाने का काम करती हैं। ठीक है, तो ये सब कुछ लसिका ग्रंथियां हैं। ठीक है, इनमें इनका निर्माण होता है, पूरे शरीर में ये ऐसे इस तरीके से पाई जाती हैं। इसके अलावा हार्ट के पास में एक ग्लैंड पाई जाती है जिसका नाम थाइमस होता है, वहां पर भी इनका निर्माण होता है। किसका, लिम्फ का, लसिका क्या होती है, एक तरीके का तरल पदार्थ है जिसमें WBC यानी लिम्फोसाइट मुख्यतः पाई जाती है, और यह हमारी बॉडी के अंदर प्रतिरक्षा का काम करती है। अब इसमें कुछ रोग बताए गए, जैसे एड्स रोग है मेरे बच्चों। तो एड्स के रोगों के बारे में बताया गया है। ये एड्स जो है वो एक प्रकार की बीमारी है, जो बीमारी है वो असल में हमारी बॉडी में, ये बीमारी क्या है, एक इन्फेक्शन से होती है, एक वायरस से होती है, एक विषाणु से होती है। ये बीमारी जो होती है किससे होती है, एक विषाणु से होती है। उस विषाणु का नाम क्या है बच्चों, HIV, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस होता है। और एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है, एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम, या इसका फुल फॉर्म क्या होता है, उपार्जित प्रतिरक्षा न्यूनता संलक्षण। एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम होता है, या हिंदी में बोलते हैं उपार्जित प्रतिरक्षा न्यूनता संलक्षण इसे कहा जाता है। किस वायरस से होती है, HIV वायरस से होती है। किस वायरस से, HIV वायरस से होती है। सबसे पहले इसका पता कब चला,
1981 में। 25 वर्षों में विश्व भर में यह फैल गया और लगभग 2,50,00,000 लोगों की मौत का कारण बना। तो ये जो एचआईवी वायरस होता है, सिंपल सी मैं भाषा में आपको बता रहा हूं कि ये जो एचआईवी वायरस होता है बच्चों, ये एचआईवी वायरस हमारी बॉडी की जो डब्ल्यूबीसीज होती हैं, जिनमें एक होती है टी लिम्फोसाइट, एक होती है बी लिम्फोसाइट। तो टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट पर हमला कर देता है, ठीक है, ये अटैक कर देता है और इनको नष्ट करने लगता है। तो जब हमारी बॉडी का, और ये हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम बनाती हैं, यानी हमारी बॉडी का प्रतिरक्षा प्रणाली बनाती हैं, तो हमारी बॉडी की प्रतिरक्षा प्रणाली बनाने वाले डब्ल्यूबीसी, जिसे टी लिम्फोसाइट या बी लिम्फोसाइट्स कहते हैं, उन पर हमला करके उनको नष्ट करने लगती हैं, जिसकी वजह से हमारा इम्यून सिस्टम, हमारे शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली क्या हो जाएगी? जब ये हमारे डब्ल्यूबीसीज को नष्ट कर देगा तो हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली क्या हो जाएगी? कमजोर पड़ जाएगी। और जब हमारी बॉडी की प्रतिरक्षा प्रणाली कमजोर हो जाएगी तो ऐसी कंडीशन में हमारे बॉडी का जब इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाएगा तो कोई भी बीमारी हमें आसानी से घेर लेगी और हमारी जान ले लेगी। यही काम होता है एड्स में। एड्स असल में कोई बीमारी नहीं है, बल्कि एड्स में एचआईवी जो विषाणु होता है, हमारी बॉडी के अंदर मौजूद प्रतिरक्षा प्रणाली बनाने वाली कोशिकाओं टी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट पर अटैक करके उनको नष्ट करने लगता है, जिससे हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली, हमारा इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाता है। जब हमारा इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाता है तो ऐसी कंडीशन में कोई भी बाहर से कोई बैक्टीरिया या वायरस या फंगस कोई भी हम पर अटैक करके हमारी बॉडी को डैमेज करना शुरू कर देता है और उसकी वजह से मृत्यु हो जाती है। तो एचआईवी खुद मृत्यु का कारण नहीं बनता, बल्कि एचआईवी क्या करता है? आपके इम्यून सिस्टम को कमजोर कर देता है और फिर इम्यून सिस्टम कमजोर होने की वजह से हमारी बॉडी पे अन्य रोगों की वजह से, मतलब मनुष्य के अन्य रोगों की वजह से मौत हो जाती है। ठीक है, तो यही पूरा सिस्टम होता है। अब इसमें क्या कहा गया है? ये किस एक एचआईवी वायरस से होता है। इस वायरस का नाम ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी, एचआईवी वायरस ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस कहते हैं। एक प्रकार का यह पश्च विषाणु रेट्रोवायरस होता है। आरएनए जीनोम इसके अंदर पाया जाता है। ठीक है, कैसे ये फैलता है? जो कैसे फैलता है? ये यौन संपर्क से फैलता है। संदूषित रक्त, ये बात मैंने लास्ट वाली क्लासेस में बता भी रखी है, तो पूरा डिटेल में बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, संदूषित यानी प्रदूषित, यानी एचआईवी इन्फेक्टेड अगर कोई ब्लड है और अगर किसी स्वस्थ मनुष्य के शरीर में पहुंचा दिया जाए तो उसकी वजह से फैलता है। संक्रमित सुइयों से के साझा करने से फैलता है। संक्रमित मां से उसके बच्चों में फैलता है। ठीक है, और ये खाने और पीने से नहीं फैलता है, लेकिन इसके अलावा अगर सेक्सुअल संबंध स्थापित करते हैं किसी इन्फेक्टेड इंसान के से, तो उसकी वजह से फैलता है। मादक द्रव्य व्यसनी में जो ड्रग्स लेते हैं, तो ड्रग्स में लेते हैं तो एक इंजेक्शन से ड्रग्स लिए और फिर उसके बाद उसी इंजेक्शन से किसी दूसरे ने ड्रग्स ले लिया, और अगर एचआईवी इन्फेक्शन इन दोनों के बीच में रहा तो इस तरह से फैलता है। तो इस तरीके से ये सारी चीजें, एचआईवी जो है एक इंसान से दूसरे इंसान फैलता है। तो इसमें क्या हो जाता है बच्चों? इम्यून सिस्टम हमारे शरीर का क्या हो जाता है बच्चों? कमजोर हो जाता है। तो यही सारी चीजें यहां पर होती हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें बताई। अच्छा, एड्स के बारे में, ठीक है, एड्स के बारे में पता कैसे चलता है? एड्स के बारे में पता करने के लिए एक टेस्ट होता है जिसे एलिजा टेस्ट बोलते हैं। एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे नाम का टेस्ट होता है। तो इससे पता चलता है एलिजा टेस्ट से कि इंसान को एड्स हुआ है या नहीं हुआ है। अगर मान लीजिए किसी का पता चल जाता है तो कौन सी दवाइयां दी जाती हैं ट्रीटमेंट के लिए? एंटी रेट्रोवायरल दवाइयां दी जाती हैं। लेकिन ये दवाइयां आपके जीवन काल को बढ़ा सकती हैं, लेकिन इस बीमारी को खत्म नहीं कर सकती हैं। तो ये बीमारी अगर हो जाती है तो बहुत ही बहुत ज्यादातर कंडीशन में लोगों की मौत हो जाती है, लेकिन सही समय पर अगर पता चल जाता है तो जीवन की प्रत्याशा यानी जीवन काल को थोड़ा सा बढ़ाया जा सकता है। यानी एक इंसान 1 साल में मरने वाला है तो 2, 3, 4 साल, 5 साल जिंदा रखा जा सकता है। डिपेंड करता है कि आपको पता कब चलता है। ठीक है, तो ये सारी आंशिक रूप से ये होता है। एड्स की रोकथाम के लिए क्या करते हैं? एड्स को ठीक नहीं किया जा सकता, इसलिए इसकी रोकथाम ही सबसे उत्तम उपाय है। इसके अलावा एचआईवी संक्रमण सचेतन व्यवहार पैटर्न के कारण फैलता है, ना कि न्यूमोनिया या टाइफाइड की तरह अनजाने में। मतलब यह है कि ऐसा नहीं है कि कोई किसी के ऊपर छींक दिया तो फैल जाएगा। मतलब कि जब आपको पता होगा, आप जो है वो बिल्कुल क्या बोलते हैं, सेक्सुअल संबंध स्थापित कर रहे हैं, आप प्रिकॉशंस नहीं ले रहे हैं, आप जो है वो इंजेक्शंस लगवा रहे हैं और आपको पता है कि ये हो सकता है इन्फेक्टेड इंजेक्शन हो, ठीक है, इंजेक्शन हो, तब भी ये कर रहे हैं। मतलब ये है कि अगर हम लोग, सीधी सी बात है, अगर थोड़ा प्रिकॉशन ले, थोड़ा सा सजग रहें तो इसके फैलने को कम किया जा सकता है। काफ़ी हद तक इसे रोका और कम किया जा सकता है। ठीक है, अब ठीक है, तो वही वाली बात यहां पर कही गई है, अज्ञानता के कारण मत मरो। ठीक है, ऐसा तो अज्ञानता मतलब अगर ज्ञान है तो कोशिश कर लीजिए, बाकी तो जो होता है वो तो
जो होना होता है वो होता ही है, लेकिन इसके अलावा हम कोशिश करके इनकी जो प्रोबेबिलिटी है, ठीक है, उसको काफी हद तक कम कर सकते हैं अगर हम प्रिकॉशंस लें, तो बस इतना हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारे गैर सरकारी संगठन, एनजीओज जो हैं, इसके लिए अवेयरनेस के प्रोग्राम चला रही हैं, ठीक है, शिक्षित करने का प्रोग्राम चला रही हैं। रक्त बैंकों में रक्त को एचआईवी से मुक्त किया जाता है, पहले टेस्ट कर लिया जाता है किसी दूसरे व्यक्ति को रक्त को देते वक्त कि कहीं ये एचआईवी इन्फेक्टेड तो नहीं है। ये सब विधियां अपनाई जा रही हैं। इसके अलावा सेक्सुअल संबंध स्थापित, अगर किसी अनजान व्यक्ति के साथ सेक्सुअल संबंध स्थापित कर रहे हैं तो कॉन्डम का इस्तेमाल किया जाना चाहिए, इसलिए कॉन्डम का मुफ्त वितरण किया जा रहा है। ड्रग के क्रू प्रयोग का नियंत्रित किया जा रहा है, सुरक्षित यौन संबंधों की सिफारिश की जा रही है, ठीक है। ये सब चीजें इससे बचने के लिए, प्रिकॉशन लेने के लिए ये सारी चीजें की जा रही हैं, ठीक है। अब आ जाती है एक बीमारी, कैंसर की बीमारी। कैंसर की बीमारी मेरे बच्चों, ये एक ऐसी रोग होता है जिसमें सिंपल सी भाषा में मैं बता दूं कि जो कैंसर की बीमारी होती है उसमें बॉडी के अंदर कुछ ऐसी कोशिकाएं डेवलप हो जाती हैं, बहुत सारे उसके कारण होते हैं, ऐसी कोशिकाएं डेवलप हो जाती हैं, कोशिकाएं विभाजित होती हैं। नॉर्मली कोशिकाएं विभाजित होती हैं, कंट्रोल्ड वे में विभाजित होती हैं, नियंत्रित तरीके से विभाजित होती हैं, लेकिन कभी कभी बहुत सारे कारणों की वजह से जब शरीर के अंगों की कोशिकाएं अनियंत्रित रूप से विभाजित होना शुरू हो जाती हैं, अनकंट्रोल्ड वे में विभाजित होना शुरू हो जाती हैं और पूरे शरीर में फैल जाती हैं, तो ऐसी कंडीशन में इसी कंडीशन को क्या बोलते हैं? कैंसर कहते हैं। क्या बोलते हैं? कैंसर। तो शरीर के अंगों की कोशिकाओं का, किसी अंग की कोशिकाओं का अनियंत्रित रूप से विभाजित होना और अनियंत्रित रूप से विभाजित होकर पूरे शरीर उस अंग का बड़ा हो जाना या उस अंग की कोशिकाओं से निकलकर उन कोशिकाओं का पूरे शरीर में पहुंच जाना क्या कहलाता है? कैंसर कहलाता है, ठीक है, कैंसर कहलाता है। तो अगर अनियंत्रित रूप से अगर विभाजित हो रही है, किसी अंग में विभाजित हो रही हैं, पूरे शरीर में नहीं फैल रही हैं, तो ऐसे कैंसर को हम लोग सुदम बिनाइन कैंसर कहते हैं। क्या बोलते हैं? सुदम या बिनाइन जो है वो कैंसर बोलते हैं। और अगर यही पूरी बॉडी में फैलने लग रही हैं, पूरी बॉडी में फैल गई ये कोशिकाएं और पूरी बॉडी को नुकसान पहुंचा रही है, पूरी बॉडी को जो है डैमेज करना स्टार्ट कर दे रही है, तो इसे मैलिग्नेंट ट्यूमर या मैलिग्नेंट कैंसर के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो बात समझिएगा। तो जब कोशिकाएं अनियंत्रित रूप से विभाजित करती हैं किसी अंग में, तो उसे ट्यूमर कहा जाता है, अर्बुद या ट्यूमर कहा जाता है। अब यह अर्बुद ट्यूमर अगर एक पर्टिकुलर अंग में हो रहा है और वो पूरे शरीर में नहीं फैला है, तो इसे सुदम बिनाइन ट्यूमर कहते हैं या बिनाइन कैंसर कह सकते हैं। और दुर्दम, जब ये पूरे शरीर में फैल जा रहा है, तो इसे दुर्दम या मैलिग्नेंट ट्यूमर कहते हैं या मैलिग्नेंट कैंसर कहते हैं। और अगर एक बार मैलिग्नेंसी हो गई, मैलिग्नेंट ट्यूमर हो गया या मैलिग्नेंट कैंसर हो गया, तो फिर बचना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि शरीर के प्रत्येक भाग में आप पहुंचकर उसका इलाज नहीं कर सकते हैं, ठीक है, नहीं कह सकते हैं। और ऐसी कोशिकाएं जो पूरे शरीर में फैल जाती हैं, कैंसर फैलाने का काम करती हैं, उन्हें नवद्रव्यीय न्यूप्लास्टिक कोशिकाओं के नाम से जाना जाता है। नवद्रव्यीय या न्यूप्लास्टिक कोशिकाओं के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अब ऐसी बहुत सारी कहा जाता है। अब यहां पर बच्चों, अगर पूरे शरीर के अंदर ये जो मैलिग्नेंसी हो गई, पूरे शरीर के अंदर फैलने लगा कैंसर, तो इस प्रक्रिया को मेटास्टेसिस कहा जाता है। तो जब आपका कैंसर पूरी बॉडी में फैल चुका होता है, बहुत बुरी तरीके से फैल चुका होता है, तो इसे बोलते हैं मेटास्टेसिस के नाम से जाना जाता है, ठीक है। मेटास्टेसिस के नाम से जाना जाता है और पूरी बॉडी में कैंसर सेल्स पहुंचकर कैंसर बनाना बहुत सारे अंगों में शुरू कर देती हैं, तो इस प्रक्रिया को मेटास्टेसिस के नाम से जानते हैं। कैंसर के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, भौतिक कारण हो सकता है, रासायनिक कारण हो सकता है, जैविक कारण हो सकते हैं, ठीक है। कभी कभी एक्स किरणों, गामा किरणों के प्रभाव से भी कैंसर हो जाता है। इसके अलावा बहुत सारे वायरस होते हैं, उनके कारण कैंसर होता है, विषाणु होते हैं, उनके कारण कैंसर होता है। ऐसे विषाणुओं को अर्बुदीय विषाणु या ऑन्कोजेनिक वायरस के नाम से जानते हैं। कुछ ऐसे जीन होते हैं हमारी बॉडी में, कुछ ऐसे डीएनए में बदलाव हो जाता है, ऐसे जीन होते हैं जो कैंसर के कारण होते हैं, उन्हें विषाणु वीय अबुर्द जीन या वायरल ऑन्कोजीन के नाम से जाना जाता है। तो कैंसर के कई कारण हो सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से जीन, कोशिकीय अबुर्द जीन, सेलुलर ऑन्कोजीन सी, आंक या आदि अर्बुद जीन प्रोटो ऑन्कोजीन कहलाते हैं। मतलब ये उसके उदाहरण दिए हुए हैं, कैंसर जो जीन होते हैं उनके उदाहरण दिए हुए हैं। इनके कैंसर का पता कैसे किया जाता है? कैंसर का पता करने के लिए बायोप्सी नाम का टेस्ट किया जाता है, ठीक है, और हिस्टोपैथोलॉजिकल टेस्ट किए जाते हैं, उनकी वजह से मदद मिलती है। इसके अलावा सीटी स्कैन का यूज किया जाता
जाता है, सीटी स्कैन का यूज किया जाता है। इसके अलावा आजकल जो है वो पेट स्कैन का यूज किया जा रहा है, पॉजिट्रॉन इमिशन टोमोग्राफी स्कैन का यूज किया जा रहा है कैंसर का पता करने के लिए। इसके अलावा ब्लड टेस्ट से भी कैंसर का पता किया जा सकता है। इसके अलावा जो है वो एक्सरे से भी, सीटी स्कैन, एमआरआई से भी उसका कैंसर का पता किया जा सकता है। तो पेट स्कैन, एमआरआई, सीटी स्कैन, इन सब से जो है कैंसर का पता किया जा सकता है। और इसके अलावा बायोप्सी से भी कैंसर का पता किया जा सकता है। अब इसके ट्रीटमेंट की बात की जाए, इसकी ट्रीटमेंट किस तरह से होता है, तो मुख्यतः जो है वो 3 ट्रीटमेंट इसके माने जाते हैं। और भी कुछ होता है, जैसे कि पहला तो होता है आपका जो ट्रीटमेंट है, इसका जो ट्रीटमेंट किया जाता है बच्चों, वो किया जाता है आपका कीमोथेरेपी। ठीक है, क्या होता है, कीमोथेरेपी। ठीक है, थेरेपी का यूज किया जाता है, कीमोथेरेपी, जिसमें कुछ केमिकल्स बॉडी में डालकर कैंसर सेल्स को मारा जाता है, रसायनों को डालकर कैंसर सेल्स को मारा जाता है, तो इसे कीमोथेरेपी बोलते हैं। फिर दूसरा होता है रेडियोथेरेपी। रेडियोथेरेपी होती है। रेडियोथेरेपी में क्या किया जाता है कि शरीर के अंदर गामा किरणों को डालकर कैंसर कोशिकाओं को जलाया जाता है। तो केमिकल डालकर जब कैंसर सेल्स को मारा जाता है तो इसे कीमोथेरेपी कहते हैं। ठीक है, और रेडियोथेरेपी जब उसका आपका गामा किरणों को बॉडी में डालकर कैंसर सेल्स को जलाया जाता है तो उसे रेडियोथेरेपी बोलते हैं। इसके अलावा ट्रीटमेंट में कभी कभी शल्य चिकित्सा की जाती है, यानी सर्जरी की जाती है। शल्य चिकित्सा का भी उपयोग किया जाता है कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए। इसके अलावा जो है शल्य चिकित्सा के अलावा इसके अंदर जो है वो आजकल जो है वो इम्यूनोथेरेपी, ठीक है, इम्यूनोथेरेपी भी की जा रही है। ठीक है, क्या किया जा रहा है, इम्यूनोथेरेपी भी की जा रही है। इम्यूनोथेरेपी में क्या होता है, हमारी बॉडी की जो सेल्स होती हैं, इम्यून सेल्स होती हैं, रोग प्रतिरोधक कोशिकाएं होती हैं, उनको मजबूत बनाया जाता है, उनको ताकतवर बनाया जाता है। बहुत सारी विधियां होती हैं, बायोटेक्नोलॉजी, जैव प्रौद्योगिकी विधियों की मदद से हमारी बॉडी की जो इम्यून सेल्स होती हैं, रोग प्रतिरोधक कोशिकाएं होती हैं, उनको मजबूत किया जाता है, ताकतवर बनाकर बॉडी के अंदर डाल दिया जाता है पेशेंट के, और फिर वो बॉडी की कैंसर सेल से लड़कर उनको मारती हैं, और उसके बाद कैंसर से उनका इलाज इस प्रक्रिया द्वारा किया जाता है कि बॉडी की इम्यून सेल को मजबूत करके बॉडी में डाल दिया जाता है, और फिर वो इम्यून सेल जाकर कैंसर सेल्स को मारकर कैंसर से बचाने का काम करती है। तो इसे इम्यूनोथेरेपी बोलते हैं। तो ये सब एक तरीके होते हैं जिससे ट्रीटमेंट किया जाता है। जब कभी भी किसी को कीमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी की जाती है तो बहुत सारे उसके साइड इफेक्ट दिखते हैं, जैसे बालों का झड़ना, अरक्तता यानी ब्लड की कमी हो जाती है। ठीक है, साथ ही साथ जो है वो खाने पीने में दिक्कत होने लगती है, शरीर कमज़ोर हो जाता है। ऐसी बहुत सारी जो हैं वो चीज़ें की जाती हैं। ठीक है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें की जाती हैं। तो इम्यूनोथेरेपी में जो है वो वाई इंटरफेरॉन जो प्रतिरक्षा तंत्र को संक्रित करता है, अर्बुद को नष्ट करने में सहायता करता है। तो इम्यूनोथेरेपी में वाई इंटरफेरॉन नाम के एंटीबॉडीज, इन सब का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं बच्चों। ठीक है, अब बात करते हैं कि ड्रग और एल्कोहल कुप्रयोग की यहां पर बात की जा रही है। तो इसमें सिंपल सी चीज़ें कुछ जान लीजिए, जैसे कि ड्रग्स जो होती हैं जिनका मिसयूज़ किया जा रहा है, वैसे तो वो दवाएं होती हैं हमारे लिए बहुत बेहतर होती हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन कुछ ऐसी दवाएं हैं जिनका उपयोग जो है वो दुरुपयोग किया जाता है, उन्हें ड्रग्स कहते हैं। कुछ ऐसे केमिकल या ऐसे प्राकृतिक केमिकल्स हैं जिनका दुरुपयोग किया जाता है, उन्हें ड्रग्स कहा जाता है, जो नशे के लिए यूज़ की जाती हैं। तो उनके कुप्रयोगों की बात यहाँ पर की जाती है। तो जिन ड्रगों का कुप्रयोग किया जाता है वे हैं ओपियोइड्स, कैनिबिनॉइड्स और कोका एल्कोलॉइड्स। याद रखिएगा कि जो ड्रग्स की तरह से लोग लेते हैं नशे के लिए, कुछ दवाओं का उपयोग करते हैं, जैसे ओपियोइड्स होते हैं, कैनिबिनॉइड्स होते हैं और कोका एल्कोलॉइड्स होते हैं। अब इसमें ओपियोइड्स जो है वो ऐसी ड्रग हैं जो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी केंद्रीय तंत्र यानी हमारा ब्रेन और नर्व सिस्टम को अफेक्ट करती हैं। ठीक है, अफेक्ट करती हैं। और साथ ही साथ इन्हें क्या बोला जाता है, नॉर्मल भाषा में स्मैक कहा जाता है। इन्हें नॉर्मल भाषा में स्मैक कहा जाता है, और साथ ही साथ हीरोइन के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। इसमें रासायनिक रूप से ये डाई एसिटिल मॉर्फिन होते हैं जो एक सफेद गंधहीन तीखा रवेदार यौगिक होता है। ये मॉर्फिन के एस्टिलीकरण से प्राप्त होता है। कैसे प्राप्त होता है ये बात आपको नहीं, बस आप समझिए कि मॉर्फिन किसे बोलते हैं, डाई एसिटिल मॉर्फिन होता है, ये इसी से हीरोइन बनती है, इसे स्मैक कहा जाता है। ये हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता है। ठीक है, ये पोस्ता के पौधे से बनता है, पेपेवर सोमनीफेरम नाम होता है इसका। इस
खोजते के पौधे को जो साइंटिफिक नेम है वो क्या है, पेपिवर सोमनीफेरम है, ठीक है। उससे निकलने वाले दूध से इसको निकाला जाता है और इससे हीरोइन वगैरह बनाई जाती है, उससे ये ड्रग्स बनाई जाती है। आमतौर पर हीरोइन नाक द्वारा जोर से सांस लेकर या इंजेक्शन के द्वारा ली जाती है और ये एंटी डिप्रेसेंट होती है, आपकी डिप्रेशन को कम करती है। तो इसको लोग लेते हैं और डिप्रेशन से दूर चले जाते हैं, बिल्कुल मस्त रहते हैं। आगे बात समझ में? तो ये कुछ इस तरीके से होता है। फिर उसके बाद दूसरा यहां पे बताया है कैनाबिनॉइड्स। कैनाबिनॉइड्स जो रसायन होते हैं, रसायनों का समूह है, ये मस्तिष्क में मौजूद कैनाबिनॉइड ग्राहियों से पारस्परिक क्रिया करते हैं, यानी ये भी हमारे ब्रेन को ही अफेक्ट करते हैं। और प्राकृतिक कैनाबिनॉइड कैनबिस सटाइवा पौधे के पुष्पक्रम यानी इन्फ्लोरेसेंस से प्राप्त किया जाता है। तो प्राकृतिक रूप से कैनाबिनॉइड कैनबिस सटाइवा नाम के पौधे से प्राप्त किया जाता है। फूलों के शीर्ष से पत्तियां और राल रेजिन्स के विभिन्न संयोजन से यह बनता है। मैरिजुआना हशीश चरस गांजा बनाने के काम आता है। तो मतलब ये जो कैनिबिनॉइड्स है, ये जो कैनिबिनॉइड्स रसायन होता है, ये मैरिजुआना हशीश चरस गांजा इन सब में पाया जाता है और हमारे नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता है, ठीक है, और ड्रग के रूप में इसको लिया जाता है। ये हमारे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम यानी हृदय को भी जो है वो प्रभावित करता है, ठीक है। फिर आता है तीसरा जो होता है कोका एल्कोलाइड या कोकीन या कोका पादप एरिथ्रोजाइलम कोका से प्राप्त किया जाता है, ठीक है। ये दक्षिण अमेरिका में मिलने वाला पौधा है। ये भी हमारे ब्रेन को अफेक्ट करता है और ब्रेन के अंदर डोपामीन नाम के न्यूरोट्रांसमीटर को अफेक्ट करता है, ठीक है। आमतौर पर इसे कोक के नाम से जानते हैं या क्रैक के नाम से इसे जानते हैं, ठीक है। और इसे जोर से सांस द्वारा अंदर लिया जाता है और यह भी हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी कि हमारे नर्वस सिस्टम, हमारी तंत्रिका तंत्र को अफेक्ट करता है और साथ ही साथ हमारे शरीर के, हमारे हार्ट के यानी कि हमारा जो हृदय वाली तंत्र होता है, हृदय तंत्र को भी ये अफेक्ट करता है। इसमें खूब अच्छा सूखाभास होता है, मतलब खूब सुख मिलता है। इसको हम लोग जब लेते हैं यूफेरिया, मस्त हो जाता है इंसान जब इसे लेता है, मस्त हो जाता है, उसे कोई दुनिया का कोई मतलब टेंशन वेंशन नहीं होती है, ठीक है। हर चीज मस्त रहती है, हर चीज उसको हवा में दिखाई पड़ती है, हर चीज से सारी चिंताओं से दूर हो जाता है, ठीक है। बस कोई टेंशन वेंशन नहीं, समझ रहे हैं? तो ये सारी चीजें हो जाती हैं। इसके हेलुसिनेशन होने लगता है कि अब ये हो जाए, वो हो जाए, दुनिया अलग हो जाएगी, अब तो दुनिया जीत लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, ये सब आ जाता है, ठीक है, करता है। ये एट्रोफा बेलोडोना और धतूरा, ठीक है, एट्रोफा बेलोडोना पैदा करने का गुण है। एट्रोफा बेलोडोना और धतूरा है आजकल प्रसिद्ध पादप, मतलब ये जिनसे प्राप्त होता है उसमें एट्रोफा बेलोडोना और धतूरा से ये पौधों से भी प्राप्त होता है। अब यहां पर बर्ब्यूरेट, एफेटामिन और बेंजोडाइजोपिन जैसे ड्रग और इन जैसे अन्य ड्रग जो अवसाद, डिप्रेशन और अनिद्रा जैसे मानसिक व्याधि से ग्रस्त रोगियों की सहायता के। तो मतलब यह है कि ये जो ड्रग्स हैं इनमें बर्बिट्यूरेट, एफेटामिन या बेंजोडाइजोपिन जो ड्रग होती है वो निकाली जाती है। और जो लोग एंटी डिप्रेसेंट होते हैं, जिनको नींद नहीं आती है, जिनको जो है वो डिप्रेस होते हैं, उनको दवाओं की तरह भी दिया जाता है। लेकिन जब इसका मिस यूज होने लगता है तो ड्रग्स कहलाती हैं। और अगर, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो खराब होती हैं, अगर बहुत सारे मानसिक रोगों में या मानसिक विकारों में उनको दवाओं की तरह भी यूज किया जाता है, जो यहां पे बताया गया है, ठीक है। अब यहां पर तंबाकू के प्रयोग को मानव 400 वर्षों से भी अधिक समय से करता आ रहा है। तंबाकू में बहुत से रासायनिक पदार्थ होते हैं। कौन से रासायनिक पदार्थ होते हैं? जिनमें से एक एल्कोलॉइड होता है, निकोटिन शामिल है। तो एल्कोलॉइड ये पदार्थ है, निकोटिन ये एक तरीके का एल्कोलॉइड है। निकोटिन क्या करता है? हमारी एड्रिनल ग्लैंड को उद्दीपित कर देता है, एड्रिनल ग्लैंड को क्या कर देता है, ये स्टिमुलेट कर देता है, जिससे शरीर के अंदर दो हार्मोन निकलना शुरू हो जाते हैं। एक का नाम एड्रेनलिन होता है, दूसरा का नाम नॉरएड्रेनलिन होता है। ये क्या करता है कि हमारी बॉडी में जब ये पहुंचता है तंबाकू, तो एड्रेनलिन, नॉरएड्रेनलिन हार्मोन का प्रोडक्शन जब बढ़ जाता है तो इससे हमारा हार्ट रेट बढ़ जाता है। हार्ट रेट बढ़ता है, हमारी बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है। ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है तो हमारी बॉडी के हर अंग जो है उनमें प्रेशर ज्यादा होता है और हम लोग एक्साइटेड हो जाते हैं, हम लोग जो है उत्तेजित हो जाते हैं। तो ये सारी की सारी चीजें होती हैं, ठीक है, यहां पे, जिसकी वजह से, तो इसको अगर आप बहुत ज्यादा पीते हैं, धूमपान करते हैं, तो आपके फेफड़े खराब होने लगते हैं, मूत्राशय खराब होने लगते हैं, गले का कैंसर होने लगता है, ब्रोंकाइटिस होने लगता है और एम्फी में सांस लेने में दिक्कत होने लगती है, हृदय रोग होने लगते हैं। इसके अलावा गैस्ट्रिक अल्सर यानी कि पेट के अंदर अल्सर वगैरह होना शुरू हो जाता है, ठीक है, ये सारी चीजें हैं। फिर व्यसन और निर्भरता, यानी कि जो लोग शराब वगैरह करते हैं उनकी निर्भरता होती है। तो उसमें एक चीज याद रखिएगा कि जब कभी भी किसी इंसान को अल्कोहल पी रहा है, शराब पी रहा है, और एक बार की उसका शराब या ड्रग को छुड़वा दिया जाए, ठीक है, किसी इंसान को जब वो ड्रग ले रहा है या अल्कोहल पी रहा है और एक बार की उसके ड्रग या
अल्कोहल को छुड़ा दिया जाए तो ऐसी कंडीशन में जो है उसको उसकी बॉडी जो है बिल्कुल खतरनाक तरीके से रिएक्ट करती है, उसे चिंता होने लगती है, उसकी बॉडी कांपने लगती है, उसको मिचली आने लगती है, उसको घबराहट महसूस होता है, वो छोड़कर भागने लगता है, ठीक है। उसकी बॉडी में बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज होती हैं, तो इसे बोला जाता है विड्रॉवल सिंड्रोम कहा जाता है, विनिवर्तन संलक्षण कहा जाता है। जब किसी इंसान को जो शराबी है या ड्रग लेता है उसको एक बारगी आप ये सब छुड़वा देंगे तो फिर उसके शरीर में क्या होता है, विनिवर्तन संलक्षण या विड्रॉल सिंड्रोम डेवलप हो जाते हैं। तो इसी वजह से जब भी ऐसा किसी को छुड़वाइए, ड्रग छुड़वाइए या शराब छुड़वाइए तो किसी डॉक्टर के दिशा निर्देशन में ही छुड़वाइए, वरना फिर वो जब दोबारा पकड़ेगा तो बहुत खतरनाक तरीके से पकड़ेगा। ड्रग अल्कोहल का कुप्रयोग के क्या प्रभाव है बताने की जरूरत नहीं है, इससे आपके बॉडी के हर अंग खराब हो जाते हैं, फेफड़े खराब हो जाते हैं, किडनी खराब हो जाती है, लिवर खराब हो जाता है, बॉडी के प्रत्येक अंग खराब हो जाते हैं, सेरेब्रल हेमरेज हो सकता है, ब्रेन डैमेज हो सकता है, ठीक है। ये सारी की सारी चीजें होती हैं। शरीर में अवसाद, डिप्रेशन आ जाता है, थकावट हो जाती है, विद्रोही व्यवहार होने लगता है, ठीक है। परिवार और मित्रों से बिगड़ते संबंध हो जाते हैं, शौक में रुचि में कमी हो जाती है, सोने और खाने की आदतों में परिवर्तन होता है, भूख वजन घट बढ़ जाता है और बाद में मृत्यु तक हो जाती है, ठीक है, मृत्यु तक हो जाती है। अब क्या है, ये सारी चीजें हैं और ये सब चीजें उत्पादन बहुत सारे इसके और भी हैं कि पता लगा कि शुक्राणु उत्पादन में कमी हो जाती है, यकृत और वृक्क के संभावित डिस्फंक्शन हो जाते हैं, वक्ष स्तन का बढ़ना शुरू हो जाता है, ठीक है। बहुत सारे हमारी बॉडी में हार्मोनल डिफिशियंसी हो जाती है, जो हमारा जो लिवर होता है उसमें सेरोसिस हो जाती है, लिवर डैमेज हो जाता है, ये सब चीज़ें होती है। उसी की कमियां यहाँ पे बताई गई, आपको पहले से भी बताएं और इसमें वही सब बातें लिखी हुई हैं। अब इसके रोकथाम और नियंत्रण कैसे किया जाता है, अगर आदत पड़ जाए तो रोकथाम नियंत्रण कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले आवश्यक समकक्षी दबाव से बचें, मतलब यह है कि अगर इसको पहली बात तो बढ़ने नहीं ना दें। जब कोई भी, सीधी सी बात है, कोई भी बच्चा आपके घर में मौजूद है और अगर वो परफॉर्म, मान लीजिए कि हर बच्चा अलग है, हो सकता है एक बच्चा जो है वो पढ़ाई में बहुत अच्छा हो, एक बच्चा जो है आपके घर का जो है वो खेल में बहुत अच्छा हो, तो सबकी रुचि अलग हो सकती है, हर बच्चा अलग होता है। तो कभी कंपेयर मत करें, कभी दूसरे बच्चों से कंपेयर नहीं, अरे उनका बच्चा तो बहुत बढ़िया है पढ़ाई करने में, मेरा बच्चा तो सिर्फ खेलता रहता है। इस तरीके का आप कभी भी क्या कंपेयर ना करें। इससे क्या होता है, बच्चों पर दुष्प्रभाव पड़ता है और फिर जब उनको लगता है कि मेरे माता पिता सिर्फ दूसरों की बड़ाई करते हैं, दूसरों से प्यार करते हैं, तो मेरी बड़ाई नहीं करते हैं, मुझसे प्यार नहीं करते हैं, तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि वो अपने इमोशनल सपोर्ट को तलाशने की कोशिश करते हैं। और ये इमोशनल सपोर्ट जब दोस्तों में या ऐसे लोगों में मिलता है जो कि उनसे दूर होते हैं, जो उनका भला नहीं चाहते हैं, तो उनके चक्कर में पड़ जाते हैं। फिर वो लोग जो है कभी शराब पी रहे हैं तो उनके साथ, क्योंकि वो उसी को ज्यादा मानेगा, आपको तो मानेगा नहीं, आप तो हमेशा कंपेयर ही कर रहे थे दूसरों से, हमेशा उसकी बुराई कर रहे थे। तो ऐसी कंडीशन में वो क्या करेगा, अपने दोस्तों को, ऐसे दोस्तों को या बाहर वालों को अपना मानने लगेगा जो शायद उनके ना हो, शायद वो सही इंसान ना हो। तो वो जब शराब पिएंगे तो इसे शराब पिलाएंगे, ये भी पिएगा, ड्रग्स लेंगे तो ड्रग्स वो भी लिएगा और फिर धीरे धीरे बुरी आदतों में पड़ जाएगा। तो इसलिए अपने बच्चों को कंपेयर किसी से ना करें, बस साथ ही साथ अपने बच्चों को पूरा सपोर्ट करें, वो जैसा भी है, जिस क्षेत्र में है उसमें उसको पूरी तरीके से प्रोत्साहित करें, उसे आगे बढ़ाने की कोशिश करें। जरूरी नहीं कि आपके हिसाब से ही वो जीवन जिए, ठीक है। तो वही चीज कहा गई कि आवश्यक समकक्षी दबाव से बचें, शिक्षा और परामर्श लें। अगर कोई भी बच्चा इस चक्रों में पड़ जाता है तो शिक्षा, उसको सही से शिक्षित करें, लोगों से परामर्श करें, लोगों से सजेशंस लें, सही लोगों के साथ उसको उठक बैठक, मतलब उसको सजेशन दिलवाएं, उसको उसकी सहायता करें, ठीक है, उसको एक्सपर्ट को दिखाएं। ये सारी चीजें की जा सकती हैं। उसका मन खेल कूद में, पढ़ाई में, संगीत, योग पाठ्यक्रम आदि में लगाने की कोशिश करें। माता पिता और समकक्षियों से सहायता लेना, तो ये सब तो आपको बता ही दिया, ठीक है। उसका शिक्षा अच्छे से करवाइए, परामर्श करवाइए, माता पिता और समकक्षियों से सहायता लीजिए। संकट के संकेतों को देखिए, अगर कुछ खतरा आपको लग रहा है तो फिर आप ध्यान दीजिए, बच्चा आपके टीवी में क्या देख रहा है, मोबाइल में क्या देख रहा है, बाहर किन दोस्तों से मिल रहा है, कैसे दोस्तों से मिल रहा है, थोड़ा सा ध्यान रखें, उस पर दबाव ना रहेंगे, ध्यान से देखें। अगर वो शुरुआत ही कर रहा है अभी तो उसे तुरंत उसको समझाने का प्रयास करें, एक्सपर्ट की सहायता लें और उसकी मदद करें, ठीक है। इसके अलावा व्यावसायिक और चिकित्सीय सहायता लेना, अगर जरूरत पड़ने पर, अगर कोई भी प्रोफेशनल लोग हैं तो उनसे प्रोफेशनल जो मान लीजिए ड्रग वगैरह को छुड़ाने में मदद करते हैं, या डॉक्टर्स ऐसे हैं जो ड्रग्स वगैरह को छुड़ाने में या शराब को छुड़ाने में मदद करते हैं, तो ऐसे डॉक्टर या प्रोफेशनल्स की सहायता भी जरूरत पड़ने पर लीजिए, ठीक है। तो मतलब यह है कि जबरदस्ती जो है वो किसी से
कंपेयर मत कीजिए, साथ ही साथ शिक्षा और परामर्श उसको बढ़िया से देते रहिए, उसके साथ मिलिए, बैठिए, बात करिए, उसकी चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। ज़रूरत पड़ने पर अपने दोस्तों की सहायता लीजिए उसको समझाने के लिए, संकट के संकेतों को समझने की कोशिश कीजिए, अगर समझ में आ जाए तो व्यावसायिक और चिकित्सा सहायता लेना ना भूलें। तो होप कि मैंने बहुत डिटेल में इन सारी चीज़ों को आप लोगों से डिस्कस किया, होप कि आप लोगों को ये चैप्टर बहुत 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 शानदार तरीके से समझ में आ गया होगा। तो आगे नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग मिलते हैं, कुछ और नई जानकारियां हासिल करते हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड मे गॉड ब्लेस यू ऑल।